हाय एवरीवन एंड वेलकम टू साइक शॉट्स। तो आज इस वीडियो में हम आपके पूरे टर्म 2 के सिलेबस की एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले प्लेलिस्ट के अंदर की डिटेल वाली वीडियोस, चैप्टर 4 की 3 वीडियो, चैप्टर 5 की एक वीडियो, चैप्टर 6 की 2 वीडियोस और चैप्टर 7 की एक वीडियो, ये देखनी ज़रूरी है। ये ऐसी वीडियो होगी जो एक दिन एग्जाम से पहले आप देख के जाओगे पेपर देने। ठीक, अब सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं और अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर आपका आता है ह्यूमन डेवलपमेंट। अब भाई ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत, ये सारे बहुत प्रैक्टिकल से टॉपिक हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट में आपने ये समझा था कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक यही है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। तो ठीक है भाई, देख लेते हैं क्या था मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज पैटर्न ऑफ प्रोग्रेसिव ऑर्डरली प्रेडिक्टेबल चेंजेस दैट बिगिन एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। मतलब कि डेवलपमेंट एक ऐसा पैटर्न ऑफ चेंजेस है जो हमारे अंदर होती रहती है धीरे धीरे धीरे, स्टार्टिंग फ्रॉम द कंसेप्शन, जब हम अपनी मदर की वॉम्ब में होते हैं उसी टाइम से लेकर हमारी जब तक लाइफ खत्म नहीं हो जाती है तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है। और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डेवलपमेंट का। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि ये एक प्रोग्रेसिवली होने वाली, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होने वाली और एक प्रिडिक्टेबल चेंजेस की एक प्रोसेस होती है। प्रोग्रेसिव मतलब क्या था कि धीरे धीरे होती रहती है, चलती रहती है। ऑर्डरली मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही डेवलप होते हैं भाई। एक बच्चा सीधा उसके दाढ़ी मूछें नहीं आ जाएंगी, पहले वो हाइट में बड़ा होगा, फिर धीरे धीरे और चेंजेस हमारे अंदर आते हैं, एक ऑर्डर में हम बदलते हैं। प्रिडिक्टेबल होते हैं चेंज, हमें पता है कि पहले बच्चा बैठना सीखेगा फिर वो बच्चा चलना सीखेगा। ऐसा नहीं होता कि कोई बच्चे को भी बैठना भी नहीं आता है सही से, गर्दन संभालनी नहीं आती और वो सीधा भागने लग जाएगा। मतलब ये प्रिडिक्टेबल होती है। इसके अंदर की चेंजेस एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होते हैं और एक पर्टिकुलर प्रोग्रेसिव तरीके से वो चलती हैं, मतलब होती रहती है, धीरे धीरे चेंजेस होते रहते हैं। ये मतलब है डेवलपमेंट का। ये मेन बात हमने समझी थी। उसके बाद ये पॉइंटर आपके सामने, इसे रीड कर लेना वीडियो पॉज करके। बाकी उसके बाद मेन आइडिया यहाँ पे ये है कि डेवलपमेंट हमारी 3 तरीके से होती है। एक बायोलॉजिकल लेवल पर हम डेवलप करते हैं, दूसरा कॉग्निटिव लेवल पर हम डेवलप करते हैं, तीसरा सोशियो इमोशनल लेवल पर हम डेवलप करते हैं। बायोलॉजिकल का मतलब कि हमारे अंदर डेवलपमेंट मतलब किस तरीके से होती है वो बताया गया है यहाँ पर कि भाई डेवलपमेंट होती क्या है वो हमने समझ लिया। अब ये 3 एस्पेक्ट्स में हमें अफेक्ट करती है। हम बायोलॉजिकली भी डेवलप होते हैं, जीन्स हमारे बदलते हैं, जो जेनेटिक्स की वजह से हम जिस जिस तरीके से डेवलप होते हैं वो सब कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर आता है। देन हमारी कॉग्निटिव प्रोसेस भी धीरे धीरे डेवलप होती हैं। हम हमेशा से, हमारी कॉग्निटिव एक्टिविटी ऐसी नहीं थी, बचपन में इतना सब कुछ नहीं पता था जितना आज पता है। बचपन में इमेजिनेशन नहीं कर सकते थे, आज कर सकते हैं। बचपन में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं थी, आज है। बचपन में इतना तेज दिमाग नहीं था जितना आज है। तो धीरे धीरे हम डेवलप हुए हैं कॉग्निटिवली भी, दिमाग के लेवल पर भी। देन सोशियो इमोशनल लेवल पर भी भाई हम डेवलप हुए हैं। डेवलपमेंट एक सोशियो इमोशनल प्रोसेस भी होती है। इसका क्या मतलब है कि हम सोसाइटी वाइज और इमोशनली भी डेवलप होते हैं। अब भाई एक बच्चा है, उसके आसपास की सोसाइटी कौन होती है? सिर्फ उसके पेरेंट्स, पेरेंट्स से भी पहले सिर्फ उसके माँ बाप, फिर वो माँ बाप से थोड़ा सा आगे जाता है, अपने फैमिली तक वो आता है, फैमिली से फिर वो धीरे धीरे स्कूल पर आता है, स्कूल के दोस्तों के बाद फिर आपके नॉर्मल सोसाइटी के भी दोस्त बनते हैं, एंड फिर आपका सोसाइटी वास्ट होती है। इमोशनल प्रोसेसेस भी सोसाइटी के वास्ट होते होते ही आपके अंदर बढ़ती हैं। तो सोशियो इमोशनली भी हम डेवलप होते हैं। ये हो गया भाई मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ये हमें समझ आ गया। इसके बाद मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट में एक छोटा सा हिस्सा और था कि लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव क्या था डेवलपमेंट का। लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव एक तरीके का पर्सपेक्टिव है, एक तरीके का नजरिया है डेवलपमेंट को देखने का। तो साइकोलॉजी में एक नजरिया बहुत मायने रखता है जिसे हम बोलते हैं LSP, लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट। जब आप, अगर आप BA लेवल पर जाएंगे ना तो ये आपको सब्जेक्ट भी मिलेगा जिसे हम बोलते हैं LSD, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। तो भाई लाइफ स्पैन डेवलपमेंट ने या लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट ने क्या कहा है कि डेवलपमेंट की कुछ फीचर्स होते हैं। उन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग चलती है, हमेशा चलती ही रहती है।
देन उन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल होती है, मतलब कि इसकी बहुत सारी डायमेंशन है जो अभी हमने देखी, 3 डायमेंशन है, और ये तीनों डायमेंशन इंटरवूवन होती हैं, मिलके काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी अलग से डेवलप हो रही है, कॉग्निटिवली आप अलग से डेवलप हो रहे हो, सोशल इमोशनली अलग से डेवलप हो रहे हो ना, ऐसा नहीं, मिल के डेवलप होते हो भाई। बायोलॉजिकली भी डेवलप हो रहे हैं, कॉग्निटिवली भी डेवलप हो रहे हैं, सोशल इमोशनली भी हो रहे हैं, साथ में ही चलती हैं तीनों डायमेंशन, इंटरवूवन है। देन डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल। मल्टी डायरेक्शनल का मतलब कि भाई इसके बहुत सारे डायरेक्शन हैं। अभी हमने जो मेन पॉइंट जो मैंने आपको कहा था रीड कर लेना, इसमें एक बात बहुत अच्छी लिखी थी। क्या लिखी थी कि इसमें ग्रोथ भी इंक्लूड होती है और डिक्लाइन भी इंक्लूड होती है, मतलब कि ये मल्टी डायरेक्शनल है। जब हम बच्चे होते हैं तो तब से बड़े होते होते हम ग्रो हो रहे हैं, मतलब कि हम भाई फिजिकली बड़े हो रहे हैं, इमोशनली सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, हमारा दिमाग विकसित हो रहा है, मेमोरी की शक्तियाँ बढ़ रही हैं। पर वहीं ओल्ड एज में ये सब कुछ कम होने लग जाता है, आपकी मेमोरी वीक होने लग जाती है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी की शक्तियां कम होने लग जाती हैं, बॉडी में एनर्जी डाउन होने लग जाती है। तो वो जो डाउन वाला फेज है वो भी डेवलपमेंट का हिस्सा है, क्योंकि पैदा होने से लेकर मरने तक डेवलपमेंट चलती ही रहती है। इसलिए इसमें ग्रोथ और डिक्लाइन दोनों इंक्लूड होती हैं, तभी हमने कह दिया कि डेवलपमेंट मल्टी डायरेक्शनल है। देन डेवलपमेंट हाईली प्लास्टिक, प्लास्टिक नहीं ये इलास्टिक होगा, यहाँ पे मिस्टेक थी। तो डेवलपमेंट इज हाईली इलास्टिक। इलास्टिक होने का मतलब होता है कि भाई मॉडिफाइबल है। अब जो इलास्टिक की चीज़ है उसे हम बदल लेते हैं ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेते हैं, उसको अलग से शेप हम दे सकते हैं। इलास्टिक को जैसे आप खींचते हो, रबड़ बैंड होता है जैसे, उसको आपने खींचा तो वो मॉडिफाई हो सकती है। ऐसे ही डेवलपमेंट भी मॉडिफाई हो सकती है। भाई किसी बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट दे दो, अच्छी पेरेंटिंग दे दो, देखो कैसे फूल कितना कितना अच्छा खिलेगा बच्चा, बहुत अच्छे से उसकी सारी डेवलपमेंट होगी। बट वहीं उसे बेकार पेरेंटिंग दो, आसपास पेरेंट्स हमेशा लड़ते रहें, माहौल घर का बहुत ख़राब रहे, या फिर सोसाइटी उसकी अच्छी नहीं है, स्कूलिंग उसकी अच्छी नहीं है, तो अल्टीमेटली उसकी डेवलपमेंट पर अफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। मतलब कि डेवलपमेंट हाईली इलास्टिक है, वो मॉडिफाइएबल है, स्किल्स को बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी हो सकती हैं अगर अच्छा एनवायरनमेंट नहीं होगा तो। ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही है। इसके बाद डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल कंडीशंस, मतलब कि डेवलपमेंट हमारी हिस्टोरिकल कंडीशन से भी इन्फ्लुएंस होती है। अब आप साफ साफ हिसाब लगाओ कि भाई जो बच्चे वर्ल्ड वॉर के टाइम पर पैदा हुए थे, वर्ल्ड वॉर 2 में पैदा हुए थे, उनकी डेवलपमेंट और बाकी बच्चों के डेवलपमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। क्यों? क्योंकि उनका एनवायरनमेंट ही ऐसा था। तो हिस्टोरिकल कंडीशंस हमारी जैसी होती हैं उससे भी असर पड़ता है। अब हिस्टोरिकल कंडीशन में कोविड का भी एग्जांपल ले सकते हो। आज तो ये हमारा प्रेजेंट है, बट कल को जब आप आगे जाकर देखोगे पीछे मुड़ के, तब आपको समझ आएगा कि भाई जो बच्चे कोविड टाइम पर पैदा हुए हैं उनकी आउटडोर एक्टिविटी रुक गई है, इससे भी अब उनकी डेवलपमेंट पर फर्क पड़ेगा। तो हिस्टोरिकल कंडीशन से भी डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस होती है। देन डेवलपमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी टॉपिक है। मल्टी डिसिप्लिन का मतलब कहीं भी जब शब्द है ना साइकोलॉजी में, तो समझ जाना डिसिप्लिन मतलब सब्जेक्ट्स। तो ये कह रहे हैं कि भाई डेवलपमेंट अलग अलग सब्जेक्ट्स का बेसिकली पार्ट है, मतलब कि डेवलपमेंट अलग अलग सब्जेक्ट्स इसे पढ़ते हैं। डेवलपमेंट अब सोशियोलॉजी में भी आता है, डेवलपमेंट हम साइकोलॉजी में पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट को एंथ्रोपोलॉजी में भी लोग पढ़ते हैं, डेवलपमेंट को और भी 100 सब्जेक्टों में लोग पढ़ते हैं। मतलब डेवलपमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में कॉमन है। इतनी सी बात इसने यहाँ पर हमें बताई। देन फाइनली इसने कहा है कि भाई डेवलपमेंट इज कॉन्टेक्चुअल। आपका कॉन्टेक्स्ट जैसा है वैसे ही आप डेवलप करोगे। कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब होता है? जैसे हम किसी को बोलते नहीं है कि यार किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कह रहा है तू, मतलब कि संदर्भ क्या है उसका, मतलब आसपास की चीज क्या है भाई, किस माहौल की बात कर रहे हो, कॉन्टेक्स्ट क्या है आपका। अब आपका कॉन्टेक्स्ट अलग है, आप जिस माहौल में रहे हो, जैसे आपके जेनेटिक फैक्टर हैं, जैसे आपकी सोसाइटी है, वो आपका कॉन्टेक्स्ट है। मेरा कॉन्टेक्स्ट अलग होगा। तो इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट कॉन्टेक्चुअल होती है, और प्लस हमारा कॉन्टेक्स्ट बदलता भी रहता है यार। अब कभी आपकी सोसाइटी अच्छी है, कभी सोसाइटी बुरी होगी। तो डेवलपमेंट का कॉन्टेक्चुअल होने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि डेवलपमेंट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी बदलती रहती है। आप जिस तरीके के माहौल में रहे हो, आपके जैसे जेनेटिक फैक्टर हैं, आपकी जैसी हेरिडिटी है, उस सब की वजह से आप आज वैसे हो जैसे भी आप हो। मेरा जैसा कॉन्टेक्स्ट था, कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या कि भाई मेरी एनवायरनमेंट भी आ गया उसमें, मेरी बायोलॉजिकल भी सारी चीज़ें आ गई। दिस इज माई कॉन्टेक्स्ट कि किस तरीके के माहौल में था मैं।
तो वो माहौल, वो कॉन्टेक्स्ट भी हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट डालता है। यहाँ तक ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ आई होंगी। बस इतनी सी बात हमें LSP ने बताने की कोशिश करी थी। LSP मतलब लाइफ स्पैन परस्पेक्टिव ऑन डेवलपमेंट। इसने बताया, ये कुछ पॉइंटर इसने हमें बताए, टोटल 7 पॉइंटर इसने हमें बताए कि भाई डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग होती है, डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल होती है, डेवलपमेंट मल्टी डायरेक्शनल भी होती है, डेवलपमेंट इलास्टिक होती है, मतलब कि मॉडिफाई कर सकते हैं, हिस्टोरिकल कंडीशन से भी इस पर इन्फ्लुएंस करा जा सकता है, और ये मल्टी डिसिप्लिनरी होती है, मतलब कि बहुत सारे सब्जेक्ट इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, और ये हमारे कॉन्टेक्स्ट पर भी डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से डेवलप होंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पॉइंट लाइफ स्पैन परस्पेक्टिव ने हमें बताए हैं। तो यहाँ पर हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, कि भाई कौन कौन से वो फैक्टर होते हैं जो हमारी डेवलपमेंट को अब इन्फ्लुएंस करते हैं। एक बच्चा है भाई, वो डेवलप हो रहा है, तो कौन कौन से फैक्टर अब उसमें उसे इन्फ्लुएंस करने वाले हैं, उसके बारे में कुछ मेन पॉइंटर्स हमने यहाँ पर पढ़े थे। तो हमें सबसे पहले तो पता है कि भाई जेनेटिक फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जीन्स हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी डेवलपमेंट को। वी इनहेरिट जेनेटिक कोड्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स विच आर इन एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। हमारे हर सेल में बॉडी के वो जीन्स हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से मिले हैं। जेनेटिक ट्रांसमिशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके अंदर बहुत सारे वेरियस जीन्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिल जाते हैं। वी कैन नॉट पोजेस ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स बाय जेनेटिक स्ट्रक्चर्स, मतलब कि यहाँ पर हमें ये पता चला कि सबसे पहला सबसे बड़ा फैक्टर तो है जेनेटिक फैक्टर। जीन्स तो इन्फ्लुएंस करता ही करता है हमारी डेवलपमेंट को, बट सारी चीजें जीन से नहीं आ सकती हैं। अगर सारी चीजें हमारे जीन से आती तो भैया हम तो बिल्कुल एज इट इज होते हमारे मदर फादर जैसे, पर ऐसा नहीं है ना, थोड़ा सा तो फर्क होता है, और कुछ हद तक सेम भी है। तो जो हद तक सेम है वो हमारे जीन्स ने हमें इन्फ्लुएंस किया है, और जो सेम नहीं है वो हमारी एनवायरमेंट ने हमें इन्फ्लुएंस किया है। सो एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसे हम नाम देते हैं जीनोटाइप। ये 2 शब्द याद रखने हैं आपको, जरूरी है इस चैप्टर में। एक जीनोटाइप होता है, एक फिनोटाइप होता है। जीनोटाइप क्या है भाई? और कुछ भी नहीं है, सिंपली वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके जो आपके अंदर एज इट इज आपकी मदर फादर से आए हैं, दैट इज कॉल्ड योर जीनोटाइप। और फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप बेसिकली आपके एनवायरमेंट और जीनोटाइप से मिलकर बनता है, यानी कि जो विजिबल ट्रेट्स होते हैं, आपके जो विजिबल ट्रेट है जो असल में दिखते हैं, दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप। और जो ट्रेट आपके मदर फादर से आपके अंदर आए हैं, दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप। तो ये दोनों ही चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी डेवलपमेंट को। देन हमने यहाँ पर काफ़ी सारे और पॉइंटर्स पढ़े थे कि भाई जीनोटाइप में क्या होता है, मतलब जीन्स क्या होते हैं। जीन्स हमें एक ब्लूप्रिंट दे देते हैं हमारी डेवलपमेंट का। जीन्स एक नक्शा क्रिएट कर देते हैं कि हम लगभग लगभग इस तरीके से ग्रो होंगे कि भाई आपकी हाइट, मान लो आपके मदर फादर की जितनी हाइट है उसकी एवरेज हाइट ही आपकी रह सकती है। तो जीन्स ने एक हमें रोड मैप सा दे दिया कि देखो भाई आपकी हाइट 5-8 तक रहेगी, इससे ऊपर नहीं जा सकती, मतलब इसके आसपास तक ही रहेगी। अब 5-9 होती है, 5-7 होती है, 5-6 होती है, इसमें थोड़ा बहुत आपके एनवायरनमेंट का भी असर होगा। Genes does not exist in isolation. Development occurs within the context of environment, but limitation set by the genes. It makes everyone unique. मतलब कि वही बात जो भी मैंने बताई कि भाई सिर्फ जीनोटाइप से भी कुछ नहीं होता है, सिर्फ जीन्स हमें इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, एनवायरनमेंट भी करता है। तो हमारी डेवलपमेंट इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ आर एनवायरनमेंट प्लस आर हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब वही हमारे जीन्स। ठीक, यहाँ तक बात समझ आ रही है? अब इसके बाद हमने समझा था और कुछ पॉइंटर समझे थे कि भाई सेंड्रा स्कार ने क्या कहा। सेंड्रा स्कार बिलीव्स दैट एनवायरनमेंट पेरेंट्स प्रोवाइड टू देयर चिल्ड्रन डिपेंड्स ऑन सम एक्सटेंट टू देयर ऑन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। मतलब कि वो लोग खुद जिस तरीके के हैं वैसा ही तो वो एनवायरनमेंट हमें देंगे, उनके खुद के जीन्स जैसे हैं, वो खुद खुद जिस तरीके के हैं वैसा ही एनवायरनमेंट वो हमें आगे प्रोवाइड करवाएंगे। देन उन्होंने ये भी बताया कि भाई एक बच्चा जैसा है उसके खुद के जैसे जीनोटाइप हैं, वो भी डिसाइड करवाते हैं कि बाकी लोग उसके साथ कैसा बिहेव करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। अब कोई जिद्दी बच्चा है भाई, वो जिद्दी बच्चे के साथ आप उस तरीके से बात नहीं करोगे जितने एक पोलाइट और मतलब अच्छे बच्चे के साथ बात करोगे जो आपकी बात एटलीस्ट मान रहा है। एक जिद्दी बच्चे के साथ आप शायद थोड़ा रूडली बात कर पाओ, और एक जो अच्छा बच्चा जो आपकी बात मान रहा है, भाई इजीली आपने बोला ये कर दे बेटा, उसने कर दिया, तो उसके साथ आप अच्छे से बात करोगे। तो मतलब बच्चे खुद जैसे हैं वैसे भी, मतलब उससे भी फर्क पड़ता है कि बाकियों का बिहेवियर उनके लिए कैसा होगा। चिल्ड्रन ऑल्सो देमसेल्फ चूज द एनवायरनमेंट बेस्ड ऑन देयर जीनोटाइप। भाई बच्चों का जीनोटाइप जैसा है उसी हिसाब से वो अपना एनवायरनमेंट भी खुद भी चूज करते हैं।
जैसे कि मान लो कोई बच्चा है, उस बच्चे का अब कोई एनवायरनमेंट है, मतलब उसका जीनोटाइप है कि वो अंदर से ही सिंगर है, मतलब उसके अंदर एक जीन्स है, सिंगिंग का जीन उसके मदर फादर से आया है कि उसके अंदर वॉइस बहुत अच्छी है, ये उसका जीन है कि उसकी वॉइस बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अब वो ज़्यादातर चांस है कि भाई सिंगिंग वाली फील्ड ही चूज़ करेगा। तो हमारे जो खुद के जीनोटाइप हैं उसके हिसाब से भी कई बार हम अपना करियर एनवायरनमेंट अपना चूज़ कर लेते हैं कि मैंने कैसे माहौल में रहना है। देन एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस आर कॉम्प्लेक्स एज जीन्स वी इनहेरिट। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि भाई जो हमने सबसे पहले बोला कि जेनेटिक ट्रांसमिशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, तो आप कहीं ये ना सोच लें कि जेनेटिक ट्रांसमिशन ही कॉम्प्लेक्स है, एनवायरनमेंट वाला कॉम्प्लेक्स नहीं। ऐसा नहीं है, एनवायरनमेंट भी एक कॉम्प्लेक्स ट्रांसमिशन होता है, एनवायरनमेंट से भी जो हम सीखते हैं वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से हमारे अंदर चीज़ें आती हैं। इन शॉर्ट हमारा जो सवाल था कि भाई कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट को, तो शॉर्ट में हमारा जवाब है एनवायरमेंटल फैक्टर प्लस आर जेनेटिक या फिर हेरिडेटरी फैक्टर्स। ठीक, यहां तक बात क्लियर हुई। अब इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट के अंदर दो मेजर थ्योरीज आपने बस याद रखनी है। एक यूरी ब्रॉनफ्रेंड बैनर की थ्योरी थी, इसी की कॉपी कैट वर्जन से आप मान सकते हो भाई, जो दुर्गानंद सिन्हा ने दे दिया, लगभग सारी सेम बातें बोली, बस थोड़ा सा उसको इंडियन टच दे दी। तो सबसे ज़रूरी मॉडल और सबसे ज़रूरी टॉपिक इस चैप्टर का आता है यूरी बॉर्नफ्रेंड ब्रेनर की ये थ्योरी, उसका कॉन्टेक्चुअल व्यू ऑफ डेवलपमेंट। तो जैसा अभी हमने यहाँ समझा था ना कि भाई हमारी डेवलपमेंट हमारे कॉन्टेक्स्ट पर भी डिपेंड करती है, हमारी कॉन्टेक्स्ट कैसा है वैसे ही हम डेवलप होंगे, उसी बात को एम्फेसाइज किया है ब्रॉनफ्रेंड बैनर ने अपनी इस कॉन्टेक्चुअल व्यू ऑफ डेवलपमेंट में। इसके अंदर और कुछ नहीं है, बस इतनी सी बात बताई गई है जो इस फिगर में सारा समअप कर दिया गया है। मान लो ये आप हो, ये आप हो, और ये जो सारी चीज है दिस इज योर कॉन्टेक्स्ट। जो हम कह रहे थे ना कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, तो भाई ये होता है आपका कॉन्टेक्स्ट कि आपका माइक्रो सिस्टम क्या है। माइक्रो सिस्टम मतलब कि आपके सबसे करीबी लोग, सबसे ज्यादा करीबी लोग जो आपके हैं वो आपके माइक्रो सिस्टम में आते हैं, जो आपके सबसे पास होते हैं। कौन होते हैं वो? आपकी फैमिली होती है, स्कूल हो सकता है, पीयर ग्रुप हो सकते हैं, आसपास वाले पड़ोसी हो सकते हैं, या फिर कोई रिलीजियस सेटिंग हो सकती है, अगर आप रिलीजियस सेटिंग में ज़्यादा बिलीव रखते हैं, ज़्यादा मतलब इसके टच में है तो रिलीजियस सेटिंग हो गई, नेबरहुड हो गया वगैरह, ये सब आपका माइक्रो सिस्टम में आ गया। माइक्रो सिस्टम सबसे करीबी हो गया। माइक्रो सिस्टम के बाद थोड़ा सा दूर का कौन होता है? वो होता है हमारा एक्सो सिस्टम। अब जो जिससे थोड़े से आपसे दूर के लोग आते हैं, ये हो गए करीबी, और ये थोड़े करीबी मतलब थोड़े से दूर के, चलो लिख लो, थोड़े दूर के लोग आ गया। तो जिसमें कौन हो गया? आपके दूर के कोई नेबर, दूर के कोई फ्रेंड्स हो गए आपके जो ज़्यादा अच्छे फ्रेंड नहीं है। मास मीडिया हो गया आपका, वो भी आपको अफेक्ट करता है। आपकी वर्क प्लेस हो गई, वो भी आपको अफेक्ट करती है। देन फाइनली सबसे दूर के लोग आपके मैक्रो सिस्टम, इसमें आ गए जो आपसे सबसे दूर हैं, बहुत दूर हैं ये लोग, पर ये भी आपकी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करने की शक्ति रखते हैं। अब इसमें मेन आइडिया क्या था इसके अंदर? अच्छा, एक और चीज है, मेसो सिस्टम क्या होता है भाई? मेसो सिस्टम वो होता है जब बेसिकली एक्सो सिस्टम और मेसो सिस्टम के लोग आपस में इंटरेक्ट करें, और या फिर मेसो सिस्टम के अंदर के लोग ही आपस में इंटरेक्ट करें, तो उसे हम नाम देते हैं मेसो सिस्टम। बेसिकली जब माइक्रो सिस्टम के अंदर के लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और जब या फिर एक्सो सिस्टम के लोग माइक्रो सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं, या उनके बीच का कुछ भी होता है, तो उसका भी अफेक्ट हमारी डेवलपमेंट पर पड़ता है। इन शॉर्ट मेसो सिस्टम होता है जब, फॉर एग्जांपल पीटीएम याद रख लो कि आपके स्कूल में पीटीएम हुई तो फैमिली का इंटरेक्शन हुआ स्कूल से, स्कूल ने आपकी शिकायत लगा दी तो अब फैमिली ने आपको डांट दिया। दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेसो सिस्टम जो कि इनके बीच में आता है। तो मेसो सिस्टम जब ये लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो मेसो सिस्टम बनता है। तो मेसो सिस्टम भी मतलब इन लोगों का इंटरेक्शन भी, ये लोग खुद भी, एक्सो सिस्टम वाले लोग भी, और सारे मेसो सिस्टम वाले सिस्टम्स भी आपकी डेवलपमेंट को अफेक्ट करने की क्षमता रखते हैं। इन शॉर्ट इसे ऐसे समझो यार, कितनी डीप बात कह रहा है ब्रॉनफ्रेंड बैनर कि भाई आप जिस तरीके से डेवलप होगे वो भी कहीं ना कहीं आपका माइक्रो सिस्टम, एक्सो सिस्टम और मेसो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम डिसाइड करवा रहा है। आपका स्कूल, पीयर ग्रुप, आपके नेबर, आपके बिलीव्स, आपके आइडियोलॉजीज, इवन द मीडिया दैट यू आर वाचिंग, ऑल दिस हैज द पावर टू इन्फ्लुएंस योर डेवलपमेंट। ये कहना चाहा है ब्रॉनफ्रेंड बैनर ने। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। अब इसमें एक
कॉमन सी चीज़ रह गई कि भाई ऑब्वियसली टाइम भी इसका अंदर का एक पार्ट है, टाइम भी हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट करता ही है भाई। टाइम तो हमें पता है बहुत बेसिक सी चीज़ है, हम टाइम के हिसाब से भी डेवलप होते हैं, एक बच्चा छोटे से बड़ा टाइम के हिसाब से ही होता है। तो टाइम और इसके अलावा ये सारे सिस्टम, ये सभी हमारी डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड द कॉन्टेक्चुअल व्यू ऑफ डेवलपमेंट, जो कि सबसे जरूरी पार्ट था इस चैप्टर का। अब इसके बाद दुर्गानंद सिन्हा ने बिल्कुल सेम बात कही थी भैया यहाँ पर, और कुछ भी इन्होंने अलग नहीं कहा, बस सेम चीज को थोड़ा सा बदल दिया और दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक बना दी अपर लेयर, एक बना दी सराउंडिंग लेयर। तो इन्होंने कहा कि हमारी डेवलपमेंट को दो लेयर हम अफेक्ट करती हैं। एक आती है अपर लेयर, जो जब सबसे डायरेक्टली अफेक्ट करती है, देन इसके बाद आती है सराउंडिंग लेयर, जो जो दूसरे लेवल पर आती है, अपर लेयर के बाद ये भी अफेक्ट करती है। तो अपर लेयर में इन्होंने क्या रखा, हमारा होम, हमारे स्कूल, हमारा पीयर ग्रुप वगैरह वगैरह। इन्होंने कहा कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इनका होता है हमारी डेवलपमेंट पे, और सबसे करीब ये लेयर हमारे होती है, बिल्कुल अपर लेयर ये हमारी होती है। इसके बाद उन्होंने कहा कि एक भाई सराउंडिंग लेयर भी होती है, मतलब एक लेवल 2 भी इन्होंने दे दिया। सराउंडिंग लेयर में इन्होंने हमें बताया है कि भाई ये सारी चीजें, मतलब इसका इन्फ्लुएंस क्लियर नहीं होता। क्लियर इन्फ्लुएंस सिर्फ अपर लेयर का ही होता है कि हमारी फैमिली ने इन्फ्लुएंस कर दिया, फ्रेंड्स ने कर दिया, स्कूल ने कर दिया हमारे डेवलपमेंट को। बट यहां पर एक सराउंडिंग लेयर भी होती है जिसका इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है हमारे ऊपर। जैसे कि भाई आपके पास जनरली किस तरीके की एमिनिटीज हैं, मतलब आपके पास फैसिलिटीज क्या क्या हैं, वो भी आपकी डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। मान लो भाई अब जब से स्कूल ऑनलाइन हुए हैं, तो किसी बच्चे के पास एजुकेशन, मतलब सॉरी, उस तरीके का एनवायरनमेंट ही नहीं था, उस तरीके के डिवाइसेस ही नहीं थे, तो अब उसकी एजुकेशन अफेक्ट होगी ना। तो ये क्यों हुई, क्योंकि उसकी एमिनिटीज नहीं है। तो जनरल एमिनिटीज, इसका भी असर पड़ता है। ये डायरेक्ट नहीं है पर फिर भी असर पड़ रहा है। इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस यहाँ पर होती है सराउंडिंग लेयर की। उसका जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट कैसा है, किस तरीके के माहौल में वो रह रहा है, कैसी इंस्टीट्यूशनल सेटिंग है उसकी, किस तरीके की फैमिली कंडीशन है उसकी, या किस तरीके के माहौल में वो है, किस तरीके की स्कूलिंग बेसिकली उसे मिल रही है, इंस्टीट्यूशंस की सेटिंग किस तरीके की है। ये सब चीजें बेसिकली हमारी आ जाती हैं सराउंडिंग लेयर के अंदर। मतलब वही सारी दूर की चीजें, या मास मीडिया इसके अंदर आप रख सकते हो, ये सारी दूर की चीजें आ जाती हैं, जिसमें कि बेसिकली जिसका इन्फ्लुएंस डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है, पर होता जरूर है। तो लगभग सिमिलर सी बात करी है जो ब्राउन फ्राइन बैरन ने कही है, बस उसे दो लेयर में बांट दिया। उसने मेनली 4 लेयर की बात करी थी, माइक्रो, मेसो, एक्सो और मैक्रो। इसने 2 लेयर में ही समाप्त कर दी सारी बात कि भाई 2 लेयर होती हैं, एक अपर लेयर और एक सराउंडिंग लेयर। अपर लेयर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है, सराउंडिंग लेयर का इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है हमारे ऊपर। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको, और यहाँ तक हमारे मेजरली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए कंप्लीट। कॉन्टेक्चुअल व्यू ऑफ डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। then इसके बाद अगला टॉपिक जो है, ये अब थोड़ा सा लेंदी सा टॉपिक है यार, और अनफॉर्चुनेटली देखो इसमें मैं साफ साफ आपको कह रहा हूँ भैया कि ये लर्निंग वाला पार्ट है, क्योंकि बहुत सारी चीजें यार इसमें। प्री नेटल स्टेज क्या होती है, इन्फेंसी में क्या क्या चेंजेस हैं, चाइल्डहुड में क्या क्या चेंजेस हैं, एडोलेसेंस में क्या क्या चेंजेस हैं, ओल्ड एज में क्या क्या चेंजेस हैं, ये सब चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट स्टिल भाई करना तो पड़ेगा। तो आपने ये याद करना है। टेक्स्ट में आपको शो कर देता हूँ, इसमें समझाने वाली चीज ज्यादा नहीं है। जो भी कुछ ना समझ आए उस टॉपिक के लिए, ये आई आइकन में आपको वीडियो दिख रही है, इसके अंदर ये सारी चीजें एक्सप्लेन्ड हैं, तो वो देख लेना आप, वहां से वो वाला पार्ट मतलब आगे आगे करके देख लेना जो आपको ना समझ आए टॉपिक। ओके, तो अब थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, और इस ब्रेक में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि अब 2022-23 सेशन का बैच हमारा क्लास 12th का स्टार्ट होने वाला है। तो उसमें अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उसमें अपनी बेसिक डिटेल्स भर दो, देन वी विल गेट इन टच विद यू टू एक्सप्लेन ऑल द डिटेल्स की क्या क्या चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी। और इस बार प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हम आपको देंगे जो भी बच्चे ट्यूशन क्लासेस को ज्वाइन करेंगे। तो जल्दी से जाके गूगल फॉर्म को भर दो और उसके बाद आगे वीडियो को देख लो। अब सीधा चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 पर। तो चैप्टर 5 क्या है, अब ये काफ़ी आसान चैप्टर है। चैप्टर 5 में अब आपको ये सारी चीज़ें समझनी है। सो चैप्टर 5 में सबसे पहले है नोइंग द वर्ल्ड। भाई आप किस तरीके से अपने वर्ल्ड को जानते हो। तो बेसिकली नोइंग द वर्ल्ड टॉपिक में हमने सिर्फ इतनी सी चीज़ को समझना होता है कि हम अपने आसपास के वर्ल्ड को 3 प्रोसेसेस के थ्रू ही जान पाते हैं।
एक है हमारे सेंस ऑर्गन्स की वजह से, मतलब कि हमारी सेंसेशंस की वजह से। दूसरी है हमारी अटेंशन, जब हम किसी चीज़ को अटेंड करेंगे तभी उसे हम समझ पाएंगे। और तीसरी हमारी परसेप्शन। हम अपने सेंस ऑर्गन, अपनी अटेंशन और हमारी परसेप्शन, बेसिकली सेंसेशन, अटेंशन एंड परसेप्शन की वजह से ही अपने एनवायरनमेंट को जान पाते हैं। सेंसेशन क्या होता है? ये कुछ वो सेंसेशन मतलब कि ये हमारे सेंस ऑर्गन्स के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन हम रिसीव करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंसेशन, जो हमें एक्टिवेट करवाती है किसी भी तरीके की टच के लिए, किसी भी तरीके की हियरिंग के लिए, किसी भी तरीके से हमारे जब सेंस ऑर्गन एक्टिव होते हैं उस फीलिंग को हम नाम देते हैं सेंसेशन। देन कम्स अटेंशन। अटेंशन क्या होती है? जब हम किसी चीज पर ध्यान देते हैं, जब हम किसी चीज को अटेंड करते हैं, जब हम किसी चीज के बारे में अवेयर होते हैं, दैट इज कॉल्ड अटेंशन। देन व्हाट इज परसेप्शन? अब भाई जो भी कुछ मैंने अपने एनवायरनमेंट में देखा वो तो सिंपली हो गया उसे देखना, वो तो मेरा सेंस ऑर्गन का काम हो गया ना यार। मेरी आंखों ने देखी कोई इंफॉर्मेशन, मतलब बाहर से कोई लाइट आ रही है मेरी आंखों में, तो ये तो सेंस ऑर्गन का काम हो गया, उसने इंफॉर्मेशन अंदर भेज दी। पर इंफॉर्मेशन अंदर भेजने के बाद अब उसने वो चीज़ मेरे दिमाग तक भेजी है, मेरे माइंड तक भेजी है, ब्रेन तक भेजी है। तो मान लो आपके सामने बोतल पड़ी है पानी की, आपने उसको देखा, तो ये देखना हो गया आपकी सेंस ऑर्गन का काम। आपने उसको अवेयर हुए, उसकी तरफ अटेंशन दी, तभी वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग तक जा पाई। तो आपने सेंसेशन का इस्तेमाल किया यहाँ पर एक बोतल को देखने में, अटेंशन का काम लिया, और देन फाइनली अब जब वो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन के पास जा रही है और आपके ब्रेन ने एक मीनिंग निकाला है उस चीज का, उसने बताया है आपको कि अच्छा ये बोतल है, ये पानी की बोतल है, दिस इज कॉल्ड परसेप्शन, द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। जब हम मीनिंग बनाते हैं किसी इंफॉर्मेशन से, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। तो ये तीन चीजें हैं जिसे डिटेल में हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। अब सबसे पहले सेंसेस थी, तो हम सेंसेस की ही बात कर लेते हैं। तो क्या होती हैं सेंसेस? कितने तरीके की सेंसेस हैं? 5 तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना? 5 सेंसेस होती हैं, विजन, ऑडिशन, स्मेल, टेस्ट, टच। बस 2 अब नहीं और याद कर लो, 2 और होती हैं भाई। एक होता है काइनेस्थेटिक सिस्टम और एक होता है हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम। काइनेस्थेटिक सिस्टम हमारे जॉइंट्स के अंदर पाया जाने वाला एक सिस्टम होता है, कोई स्पेसिफिक ये पार्ट नहीं है, ये एक सिस्टम है जो कि हमारी जॉइंट्स में लिगामेंट्स के अंदर पाया जाता है। केमिकल कह लो, सिस्टम कह लो। ये क्या होता है सिस्टम? इसकी वजह से हम अपनी बॉडी के अंदर मूवमेंट्स कर पाते हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेशन वाली मूवमेंट्स हम कर पाते हैं। बेसिकली जैसे आपने मान लो आंख अपनी इधर देखी, और आई हैंड कोऑर्डिनेशन हम जिसे बोलते हैं। आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते वक्त आपकी आंखों का और हाथों का कोऑर्डिनेशन चाहिए। आप हाथों से स्टीयरिंग घुमा रहे हो, साथ ही आपने कितना स्टीयरिंग घुमाना है, कितनी स्पीड देनी है, ये सब कुछ आप साथ में कर रहे हो। तो ये जो कोऑर्डिनेशन वाली मूवमेंट होती है हमारी बॉडी की, ये सब कंट्रोल करती है काइनेस्थेटिक सिस्टम। देन वेस्टिबुलर सिस्टम क्या होता है? वेस्टिबुलर सिस्टम हमारे कानों के अंदर अब एक सिस्टम होता है। जैसे ये जॉइंट्स में था, लिगामेंट में था, वैसे ही वेस्टिबुलर सिस्टम हमारे कानों के अंदर एक सिस्टम होता है जो कि हमारी बॉडी में बैलेंस और पोजीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हो गई ह्यूमन सेंसेस। अब बात करते हैं सेंसेशंस की लिमिटेशन की। हमारी सेंस ऑर्गन हमेशा से परफेक्ट नहीं है भाई, इसके अंदर भी कुछ इनकी लिमिटेशन होती है। सो अब जो इस लिमिटेशन को पढ़ता है, जो बेसिकली डिसिप्लिन है जो इन चीज़ों को स्टडी करता है कि कौन सी स्टिमुलाई से, स्टिमुलाई मतलब कोई भी घटना जो एनवायरनमेंट में हो रही है, कौन सी स्टिमुलाई से किस तरीके की सेंसेशन हमारे अंदर पैदा होती है, इसको पढ़ने वाले डिसिप्लिन को हम नाम देते हैं साइकोफिजिक्स। कौन से स्टिमुलाई ने किस तरीके की सेंसेशन इवोक करवाई, उसको समझने वाला डिसिप्लिन इज कॉल्ड साइकोफिजिक्स। इसके बाद अब सबसे पहली जो लिमिटेशन है हमारी सेंस ऑर्गन की, उसको हम नाम देते हैं एब्सोल्यूट लाइमन या फिर एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। तो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या होता है? इसका मतलब होता है कि भाई हमारी जो भी कोई स्टिमुलाई है उसके अंदर एक वजन होना चाहिए, एक वैल्यू होनी चाहिए, एक वेट होना चाहिए कि हम उसे फील कर पाएं। जैसे कि आपने सुना होगा कि कुछ हर्ड्स के कम की साउंड हम नहीं सुन पाते हैं ह्यूमंस, बट जो डॉग्स होते हैं वो काफ़ी कम हर्ट्ज से लेकर काफ़ी ज़्यादा हर्ट्ज तक की वॉइस को सुन सकते हैं, बट हम नहीं सुन सकते। तो एक लिमिटेशन है ना। कोई चीज़ बहुत दूर है आपसे,
आप उसे नहीं देख पाते हो। कोई चीज बहुत पास है आपकी आंखों से, तब भी आप उसे नहीं देख पाते हो। कोई बहुत हल्की चीज आपको टच करके चले गई, कई बार चींटी चल के चली जाती है हमारे ऊपर से, हमें पता नहीं चल पाता। दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड। और उसके अलावा एक और हमारी लिमिटेशन है जिसे हम बोलते हैं डिफरेंस थ्रेशहोल्ड या फिर डिफरेंस लाइन। ये क्या होती है? अब भाई जब हम बेसिकली दो चीज़ों के बीच में हमने फर्क करना है कि ये वाला टच अलग है, ये वाला टच किसी और इंसान का है, तो ये हम इसी वजह से कर पाते हैं। मतलब एक मिनिमम लेवल ऑफ फर्क होना चाहिए दो चीज़ों में। एक जैसे आपने मान लो एक पानी के गिलास में अभी 2 चम्मच चीनी डाली है, ठीक है, 2 चम्मच आपने इसमें चीनी डाल दी। अभी ये जितना मीठा है, अब जब आप उसमें 4 चम्मच चीनी और ऐड कर दोगे तो अब इसकी मिठास बढ़ जाएगी ना। तो वो 2 चम्मच चीनी से 4 चम्मच चीनी के बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस थ्रेशोल्ड। कि भाई दो चीजें अलग अलग हैं, उसके बीच में वो जो अलग की मात्रा है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस थ्रेशोल्ड। मतलब दो स्टिमुलाई को अलग अलग परसीव करने के लिए, अलग अलग फील करने के लिए एक मिनिमम लेवल का डिफरेंस उनके अंदर होना चाहिए, जिसे हम डिफरेंस थ्रेशोल्ड का नाम देते हैं। और वो जो हमने सबसे पहले समझा था एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, वो क्या था? वो वेट था कि एक चीज को फील करने के लिए वो जो मिनिमम लेवल ऑफ वेट, मिनिमम लेवल ऑफ वैल्यू हमें चाहिए, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। यहां तक आई होप सारी चीजें समझ आ रही होंगी आपको। अब ये दो दो ही थी बेसिकली हमारी लिमिटेशन सेंस ऑर्गन की। अब इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पर आ जाते हैं, जो कि है हमारी सेंस मोडालिटी। हमने यहाँ पर समझ ली, ठीक है, नेचर ऑफ वेरियस ऑफ स्टिमुलस हमने समझ लिया, सेंस मोडालिटीज हमने समझ ली। अब हम अगले टॉपिक पर आ रहे हैं, अटेंशनल प्रोसेसेस। अटेंशन किस तरीके से काम करती है। तो इस चैप्टर में हमने 3 चीजें समझनी है, एक चीज ऑलरेडी हो भी गई है। अब दूसरा है अटेंशनल प्रोसेसेस। तो अटेंशनल प्रोसेसेस हमारी क्या होती हैं? अटेंशनल प्रोसेस मतलब अटेंशन प्रोसेस को समझने से पहले पहले तो ये समझना पड़ेगा कि बट एग्जैक्टली इज अटेंशन। अटेंशन अपने आप में क्या होती है? सो द प्रोसेस थ्रू विच सर्टेन स्टिमुलाई आर सेलेक्टेड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ अदर्स इज जनरली कॉल्ड एज अटेंशन। आपके सामने इस टाइम पर मैं स्क्रीन पर बोल रहा हूं, मतलब कि ये स्क्रीन है मेरी, ये कुछ कुछ ये मेरा पेन यहां पर इस तरीके से हिल रहा है, और आपके आसपास बहुत सारा शोर है। ये सिर्फ वीडियो थोड़ी सुन रहे होगे भाई, आसपास माहौल में और भी तो शोर होगा इस टाइम पर आपके पास। क्या पता आप घर पर बैठकर सुन रहे हो तो उधर से मम्मी कुछ बोल रही है, पापा कुछ बोल रहे हैं, या कहीं पर कुछ टीवी चल रहा है। तो इतने सारे शोर में से आप मेरा शोर ही सुनना पसंद कर रहे हो। जो भी कुछ मैं बोल रहा हूं, अच्छा शोर नहीं वैसे यार, मेरी बात आप सुनना पसंद कर रहे हो, वैल्यूएबल चीज बता रहा हूं मैं आपको। तो आप मेरी वॉइस सुनना इस टाइम पर चूज कर रहे हो, दैट इज अटेंशन। इतनी सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, इधर ध्यान दूं, स्क्रीन में ध्यान दूं, बाहर ध्यान दूं, सामने बोतल पड़ी है उस पर ध्यान दूं, इधर मेरे कुछ और पड़ा है उस पर ध्यान दूं, फोन है मेरी जेब में उस पर ध्यान दूं, या मतलब वट आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इतनी सारी स्टिमुलाई में से कौन सी स्टिमुलाई आपने सेलेक्ट करी है और देन किस पर अब आप अटेंशन दे रहे हो, दैट इज बेसिकली अटेंशन। मतलब जो आपने सेलेक्ट करी है, इतनी सारी में से कौन सी सिलेक्ट करी है, किसे सुनना है, किसे देखना है, किसे सेंस करना है, दैट इज अटेंशन। अब इसके बाद अटेंशन दो तरीके की होती है। एक होती है सेलेक्टिव अटेंशन, जो अभी हमने डिफाइन पढ़ी वो लगभग सेलेक्टिव अटेंशन की डिफाइन थी। कंसर्न्ड विद द सिलेक्शन ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टिमुलाई फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ स्टिमुलाई। अब भाई आपके पास बहुत सारी चीजें एनवायरमेंट में, सब कुछ एक टाइम पर तो नहीं ना आप अटेंड कर पाते। इधर से मान लो आपकी टीचर कुछ बोल रही है, उधर से आपका दोस्त कुछ बोल रहा है, उधर से कोई और दूसरा दोस्त कुछ और बोल रहा है, उधर से आपने साथ में जो टीचर बोल रही है उस चीज को लिखना भी है, और उधर से आप साथ में मान लो एक लीड में लगाकर गाने भी सुन रहे हो। तो ये सब कुछ आप एक टाइम पर अटेंड नहीं कर पाओगे। कुछ ही चीजें एक साथ आप अटेंड कर सकते हो, वैसे तो ज्यादातर केसेस में एक ही स्टिमुलाई को एक बार में अच्छे से आप अटेंड कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड selective attention, the process of selecting one stimuli from various stimuli. This is called
सेलेक्टिव अटेंशन, कि आप इतनी सारी नंबर ऑफ स्टिमुलाइज में से कौन सी को सेलेक्ट कर रहे हो कि हाँ इसे अब मैं अटेंड करूंगा, दैट इज सेलेक्टिव अटेंशन। और देन दूसरी होती है सस्टेन अटेंशन। अब भाई आपने सेलेक्ट तो कर लिया, आपने मान लो मेरी वीडियो लगा ली, आपने इतनी सारी वीडियो में से मेरी वीडियो को चूज कर लिया, सेलेक्टिव अटेंशन का इस्तेमाल कर लिया, आसपास के माहौल से ध्यान हटाकर मेरी वॉइस पर ध्यान केंद्रित कर लिया, सुनने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, पर कितनी देर तक कर पाओगे? दिस इज कॉल्ड सस्टेन्ड अटेंशन। इसे आप सिंपली माइंड में रिलेट कर सकते हो कंसंट्रेशन से। लिख मत आना कंसंट्रेशन शब्द कि भाई ये बस कंसंट्रेशन होती है, पर माइंड में रिलेट कर लो कि जैसे कंसंट्रेशन को हम डिफाइन करते हैं ना कि एक चीज पर कितनी देर तक ध्यान लगाकर रखा है, दैट इज कॉल्ड सस्टेन्ड अटेंशन। की एक चीज को कितनी देर तक आप समझ सकते हो, कितनी देर तक उस पर अब अटेंशन बनाए रखी, दैट इज कॉल्ड सस्टेन्ड। तो मेन तो अटेंशन भाई दो ही तरीके की होती है। अगर आपसे सवाल पूछे कितनी तरीके की अटेंशन है, तो मेनली आपने लिखना है कि मेनली देयर आर टू टाइप ऑफ अटेंशन, सेलेक्टिव और सस्टेन्ड। बट एक और तरीके की अटेंशन हम बोल सकते हैं जिसे हम कहते हैं डिवाइडेड अटेंशन, जो हम नॉर्मली करते हैं। उधर से टीचर कुछ बोल रही होती है ऑनलाइन क्लासेस में, साथ साथ में इंस्टा भी स्क्रॉल कर रहे होते हैं, फोन पर बात करते करते गाड़ी चलाना, जो कि नहीं करनी चाहिए। ये सब एग्जांपल है डिवाइडेड अटेंशन के। हमारी अटेंशन एक ही होती है, एक ही जगह पर रह सकती है, पर वो डिवाइड हो जाती है, फिर आधा ध्यान इधर देते हैं, आधा उधर देते हैं। पर ये भी अपने आप में मिथ है। खैर हम ऐसा नहीं करते हैं, हमारी पूरी ही अटेंशन एक ही जगह पर जाती है, जस्ट कि हम शिफ्ट करते हैं एक से दूसरे पे। खैर ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई, इसको अभी छोड़ दो। डिवाइडेड अटेंशन क्या होती है? डिवाइडेड अटेंशन सिर्फ उतनी सी चीज है कि भाई आपने एक साथ दो चीजों पर ध्यान दे रखा है, जो कि गलत होता है, दैट इज कॉल्ड डिवाइडेड अटेंशन। अब इसके बाद हमने कुछ चीजें समझनी है कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अब सेलेक्टिव अटेंशन को अफेक्ट करते हैं। ये जो पहली थी सेलेक्टिव अटेंशन, इसे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो अब इस टॉपिक को समझने के लिए माइंड में आपने बस सिंपल सी चीज रखनी है कि भाई कौन कौन सी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आप चूज करते हो। आप इस टाइम पर किसे चूज कर रहे हो सुनना, देखना, वो किस बेसिस पे कर रहे हो, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्टिव अटेंशन। कि किन फैक्टर्स की वजह से आपने वो चीज चूज करी है जो जिस पर अभी आप अटेंशन दे रहे हो। तो इसमें दो तरीके के फैक्टर आते हैं। एक होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर जो कि स्टिमुलाई के फैक्टर्स होते हैं, और एक होते हैं इंटरनल फैक्टर जो कि हमारे फैक्टर होते हैं, हमारे खुद के फैक्टर होते हैं, इंडिविजुअल के फैक्टर होते हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर में तो आ गया भाई साइज। साइज बहुत सिंपल सी चीज है भाई, कोई बड़ी चीज है तो उस पर आप ज्यादा ध्यान दोगे। कोई आपके सामने बहुत बड़ा सा कोई चीज ये बनी है और एक मैं यहाँ पे ये छोटी सी डॉट बना दूं, आपका ध्यान ज्यादा इस तरफ ही जाएगा, सिंपल सी बात है। दूसरी है इंटेंसिटी। अब मैं यहाँ पर एक तरफ ये मैंने मार्क किया है, ठीक है, और दूसरी तरफ ये मैं लाइट पेन से ये मार्क कर रहा हूं, कहाँ ज्यादा ध्यान जा रहा है? बिल्कुल ऑब्वियस है कि भाई ये लाल वाली लाइन पर ही ध्यान जा रहा है। इंटेंसिटी भी मैटर करती है। दूसरा मोशन। अब एक तरफ तो ये है कि लो ये एक चीज यहां पर मैंने ड्रॉ कर दी, छोटा सा ये मैंने बना दिया। अब दूसरा है ये इस तरीके से माउस मेरा चल रहा है, ये पेन इधर उधर गंदगी में जो भी कर रहा हूं ये सब हो रहा है। आपका ध्यान ज्यादा कहां जा रहा है? ये मेरे पेन पे जा रहा होगा इस टाइम पे कि ये कर क्या रहे हैं सर, किधर किधर जा रहा है ये चीज। तो दिस इज कॉल्ड मोशन। मोशन वाली चीजों को भी हम ज्यादा जल्दी सेलेक्ट करते हैं बाकी स्टैटिक चीजों से। देन ये तो हो गए अब स्टिमुलाई के फैक्टर। अब कुछ हमारे भी फैक्टर होते हैं। अब भाई आपकी मोटिवेशन क्या है, आपके मोटिवेशनल फैक्टर्स क्या हैं, आपको इस टाइम पर किस चीज की नीड है, आपकी खुद की मोटिवेशन क्या है, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशनल फैक्टर। मतलब कि अगर मैं यहां पर इस तरीके से अभी कुछ अगर ड्रॉ करता हूं तो अब ये चीज आपको क्या लग रही है? अब भाई अगर तो आपको भूख ज्यादा लग रही होगी तो आप कहोगे कि ये पिज्जा जैसी चीज लग रही है, वरना आप कह सकते थे कि ये किसी चीज का टायर लग रहा है, किसी गाड़ी का टायर। हो भी सकता है कि आपको कुछ भी ना लग रहा हो, पर ये मेरी ड्राइंग की वजह से होगा, देन इसमें हमारा कॉन्सेप्ट गलत नहीं है। मुद्दा बस ये है कि भाई आपकी जो मोटिवेशन होती है उसके हिसाब से भी आप चीजों को सेलेक्ट करते हो। जिस टाइम पर भूख लग रही होगी उस टाइम पर अगर खाने वाली रील आ गई इंस्टाग्राम पे तो वही ज्यादा देखोगे बाकियों से ज्यादा। खुद के मोटिवेशनल फैक्टर भी काम करते हैं। अच्छा आपने अभी ये वीडियो क्यों देख रहे हो, क्यों सुन रहे हो ये इतनी बोरिंग सी चीज? क्योंकि आपको पता है कि भाई एग्जाम है, जरूरी है, आपकी मोटिवेशन है ये।
वरना तो अपनी गेम खेल रहे होते ना इस टाइम पर आप ये वीडियो सुन रहे हो क्योंकि आपकी मोटिवेशन ही है। दूसरा, आपके कॉग्निटिव फैक्टर क्या है, मतलब कि दिमाग पर में किस तरीके के आप हो। अब भाई अलग अलग इंसान अलग 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 चीजों को चूज करते हैं, तो वो अपने कॉग्निटिव फैक्टर के हिसाब से चूज करते हैं। आपको कौन सी चीज अच्छी लग रही है, आपके क्या कॉग्निटिव फैक्टर है, माइंड लेवल पर मतलब एक और डिवीजन होती है, अपने कॉग्निटिव फैक्टर की वजह से भी हम चीजों को सिलेक्ट करते हैं और ये सबके अलग अलग होते हैं। अब इसके बाद एक चीज और हमने समझनी है सेलेक्टिव अटेंशन के लिए, वो होती हैं सेलेक्टिव अटेंशन की कुछ पर्टिकुलर थ्योरीज। तो सेलेक्टिव अटेंशन की कुछ थ्योरीज होती हैं, मतलब कि सेलेक्टिव अटेंशन किस तरीके से काम करती है। तो इसमें सबसे पहली चीज आती है फिल्टर थ्योरी। फिल्टर थ्योरी क्या होती है? फिल्टर थ्योरी ये हमें कहती है कि भाई हम एक टाइम पर एक ही इंफॉर्मेशन को अटेंड कर सकते हैं। बॉटल नेक सिचुएशन हो जाती है, मान लो कि ये आप हो, ये आप हो, और यहां पर ये एक छोटा सा बस गेट बना है आपकी अटेंशन का। ठीक, ये आप हो और ये बस एक छोटा सा गेट है, यहां से कोई इंफॉर्मेशन आप तक आ सकती है, आपके अटेंशन स्पैन में आ सकती है। तो ये बॉटल नेक सिचुएशन बन गई। अंदर से मतलब स्पेस आपके पास बहुत है, पर आगे ये एरिया बहुत छोटा सा एरिया है, कुछ ही चीज यहां पर आप तक पहुंच सकती है। तो इधर से मान लो बहुत सारी चीजें अब आ रही हैं भैया, ये हो गई आपकी मम्मी की आवाज जो भी आपको आ रही है, ये आपके पापा की आवाज आपको आ रही है, इधर से कोई और नॉइज आपको आ रही है, इधर से ये वीडियो की आवाज इस टाइम पर आप सुन रहे हो। तो बहुत सारी ऑडियो वाली सेंसेशन है। ऑडियो छोड़ दो, विजुअल कितनी चीजें हैं स्क्रीन पर, ये भी आपको दिख रहा है। आसपास भी भाई विजुअल तो है ना, आसपास भी तो काफी सारी चीजें हैं, तो विजुअल भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो आपके पास बहुत सारी सेंसेशंस आ रही हैं, पर फिल्टर थ्योरी ये कहती है कि आप एक टाइम पर एक ही स्टिमुलस पर फोकस कर सकते हो। इतने सब में से कोई एक ही स्टिमुलस आप तक जा सकती है। इसी के साथ इसी को काउंटर करते हुए आई फिल्टर अटेन्युएशन थ्योरी। अटेन्युएशन का मतलब ही होता है वीक करना। तो फिल्टर को वीक करने वाली भी एक थ्योरी आई कि भाई कई बार कई स्टिमुलस ऐसी होती हैं जो आपके फिल्टर को भी वीक कर सकती हैं, मतलब फिल्टर को तोड़कर भी कई इंफॉर्मेशन अंदर जा सकती है। मान लो आप सुन रहे हो, मेरी वीडियो को ध्यान से सुन रहे हो, कोई सीरीज आप ध्यान से सुन रहे हो, आपकी अटेंशन अभी सिर्फ वहीं थी, एक ही स्टिमुलस थी। उधर से पापा ने जोर से डांट के बुलाया, अरे क्या कर रहा है इतने टाइम से फोन पे लगा है, ब्ला ब्ला ब्ला। और वो जो डांट होगी ना भैया, वो जो डांट और साथ में आपका नाम अगर वहां पर उन्होंने ले लिया, अगर जनरली हमारा नाम कोई लेता है तो हम वैसे भी उसको सुन लेते हैं, चाहे हमारा ध्यान कहीं भी लगा हो। तो हमारे नेम हो गए, या कोई बहुत तेज इंटेंसिटी की साउंड हो गई, या फिर डांट हो गई, मतलब फादर या मदर की डांट, उन्होंने आपको डांट के बुलाया, तो भैया जितनी मर्जी इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हो आप, सडनली उधर से फादर की वॉइस इधर से आएगी और फिल्टर सारे तोड़ते हुए अंदर तक पहुंच जाएगी, आपकी अटेंशन वहां जाएगी जाएगी कि भाई क्या हो गया। दिस इज कॉल्ड फिल्टर अटेन्युएशन थ्योरी। देन कम्स मल्टी मोड थ्योरी। तो मल्टी मोड थ्योरी इनसे सब बिल्कुल अलग है भाई। मल्टी मोड थ्योरी सिंपल सी बात करती है कि हम इंफॉर्मेशन को 3 स्टेजेस पे समझते हैं। एक, सबसे पहले हम सेंसरी रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी चीज की, देन उसके बाद हम उसकी सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, देन वो चीज हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर जाती है। तो 3 स्टेप उन्होंने बता दिए किसी भी चीज को परसीव करने के, अटेंड करने के, समझने के। मान लो ये क्या लिखा है, ये जो भी चीज मैंने यहां पर बनाई है, मैंने 3 डंडियां सी खींची हैं भाई, ये एक डंडी, ये दूसरी डंडी और ये तीसरी डंडी। ये 3 डंडियों को आपने ए फॉर एप्पल समझा है। कैसे समझा? इन 3 स्टेजेस से होकर समझा। पहले आपने सेंसरी रिप्रेजेंटेशन बनाई कि अच्छा ये 3 डंडियां अलग अलग इस तरीके की हमने बना दी हैं, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, ये बस इतना अभी आपने देखा, ये लेवल 1 हो गया। लेवल 2 यानी कि स्टेज 2 में आपने क्या किया, इसकी सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन बनाई कि मतलब क्या है इसका। अच्छा ये चीज है ए, मतलब आपने इसको बोल के देखा कि अच्छा ये ए चीज है कुछ, इसका मतलब ये होता है। आपने समझा कि ये ए फॉर एप्पल वाली कोई चीज है भाई। तो ये 2 स्टेजेस होने के बाद ही अब देन तीसरी स्टेज यानी कि आपकी कॉन्शियसनेस में वो चीज घुसती है। ये दोनों स्टेजेस आपस में प्लस हो जाती हैं, मतलब कि ये स्ट्रक्चर, सेंस उसकी और उसका मीनिंग, सेंस और सिमेंटिक। सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग क्या है, और सेंसेशन का मतलब हो गया कि चीज क्या है। तो ए, ये 3 डंडियों का मतलब है
ए फॉर एप्पल। ये चीज हुई तीसरी वाली स्टेज में, यानी कि कॉन्शियसनेस में जब वो चीज चली गई। तो स्टेज 1 में सिर्फ सेंस देखी, चीज है कैसी क्या है। स्टेज 2 में उसका मीनिंग देखा। देन स्टेज 3 में जाते जाते ये दोनों चीजें प्लस हो जाती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सिलेक्टिव अटेंशन। अब आती है सस्टेन्ड अटेंशन। सस्टेन्ड अटेंशन हमने समझी थी क्या थी। सस्टेन्ड अटेंशन वाज कंसंट्रेशन, कि किस तरीके से हम कितनी देर तक किसी चीज पर अटेंशन बनाकर रख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड सस्टेन्ड अटेंशन। तो अब सस्टेन्ड अटेंशन को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं? सस्टेन्ड अटेंशन को अफेक्ट करती है हमारी सेंसरी मोडेलिटी। मतलब कई बार भाई सेंस है कैसी खुद में। सेंसरी मोडेलिटी भी आपका एक टॉपिक था। सेंसरी मोडेलिटी का मतलब होता है कि कौन सा सेंस ऑर्गन किस तरीके की सेंसेस को हमें देता है। ईयर ऑडियो सेंस देता है, आईज विजुअल सेंस देती है। दिस इज कॉल्ड सेंसरी मोडेलिटी। तो अब सेंसरी मोडेलिटी भी असर डालती है। ये माना जाता है कि यार हम वीडियो से ज्यादा ऑडियो पर फोकस रख सकते हैं। वीडियो देखते देखते चाहे आप आंखें बंद कर लो तो काम चल जाएगा, पर अगर कान बंद कर लिए तो समझ नहीं आएगा कुछ। तो मतलब ये कहा जाता है कि भाई ऑडियो सेंसेशंस पर हम ज्यादा लंबे समय तक ध्यान बनाए रख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सस्टेन्ड अटेंशन को अफेक्ट करने वाला सबसे पहला फैक्टर। मतलब अगर कोई चीज ऑडियो में होगी तो उसको ज्यादा देर तक सुन सकते हैं रेदर देन वीडियो। देन दूसरी चीज आती है क्लैरिटी ऑफ स्टिमुलाई। अब एक तरफ मैं कुछ बहुत क्लियर सी चीज लिखूं, एक तरफ मैंने लिखा इस तरीके से APPLE एप्पल, ये एक अपनी तरफ से मैंने क्लियरली लिखा है, और एक तरफ मैं ऐसे लिखूं एप्पल, ये हालांकि स्पेलिंग भी गलत होगी पर जो भी है, मतलब एक तरफ मैंने ये कुछ लिखा है, एक तरफ मैंने ये कुछ लिखा है। तो क्या पढ़ पा रहे हो इसमें? कौन सी चीज को समझ पा रहे हो इजीली? किस पर ज्यादा देर तक ध्यान दे पाओगे? ऑब्वियसली एप्पल, क्योंकि ये क्लियर है, ये बहुत क्लियरली चीज लिखी है। देन दूसरा आता है टेम्पोरल अनसर्टेनिटी। टेम्पोरल अनसर्टेनिटी भी अफेक्ट करती है भाई। अब अगर मैं अभी बोल रहा हूं, अब मैं रुक गया बीच में इतनी देर, अब मैं दोबारा बोलूं और मैं इस तरीके से अब आपको पढ़ाऊं, तो क्या आप वीडियो को ज्यादा देर तक सुन पाओगे क्या? तो अगर मैं ऐसे बोलूं तो ये टेम्पोरल अनसर्टेनिटी है। मतलब कोई भी आवाज कभी भी आ रही है कभी भी जा रही है, भैया ऐसी चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाओगे। अगर लगातार फ्लो में कोई चीज चलेगी तो ध्यान दे पाओगे। देन कम स्पेशियल अनसर्टेनिटी। स्पेशियल अनसर्टेनिटी क्या होती है? स्पेशियल अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि कोई चीज कितनी ज्यादा सर्टेन है। अब सेलेक्टिव अटेंशन में जो पॉइंट था मोशन वाला, वो यहां पर उल्टा हो जाता है। अब आप सेलेक्टिव अटेंशन में तो इस पर ज्यादा देर तक ध्यान दे सकते हो, पर सस्टेन्ड अटेंशन नहीं बनाकर रख सकते इस पर। सस्टेन्ड अटेंशन कोई स्टैटिक चीज होगी तो उसी पर ही बनाकर रख पाओगे। ये मैंने एक बार बना के रख दिया, इस पर ध्यान दे सकते हो ज्यादा देर तक, रेदर देन ये हिलता रहे इधर उधर इधर उधर इधर उधर जाता रहे। इससे ज्यादा ध्यान स्टैटिक चीज पर जाएगा, मोशन वाली से ज्यादा। तो स्पेशल अनसर्टेनिटी भी अफेक्ट करती है। ठीक, यहां तक अब हमने अपने चैप्टर 5 का आधे से ज्यादा हिस्सा कंप्लीट कर लिया है। अटेंशन भी होती है खत्म। अब लास्ट पार्ट आता है परसीवर का पार्ट, मतलब कि हम परसीव किसी चीज को किस तरीके से करते हैं। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज परसेप्शन? तो परसेप्शन को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें परसीवर को भी समझना पड़ता है, और सबसे पहले हमें तो परसेप्शन को समझने के लिए हमें तो सबसे पहले परसेप्शन का हमें मतलब समझ होना चाहिए। तब जब स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था, परसेप्शन क्या है? द प्रोसेस बाय विच वी रिकॉग्नाइज, इंटरप्रेट और गिव मीनिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय आवर सेंस ऑर्गन। आपको आपकी सेंस ऑर्गन ने बताया कि भाई हाथ पे कुछ गर्म लगा है, ये आपने प्रोसेस किया है माइंड में कि अच्छा ये चीज गर्म है। दिस इज कॉल्ड परसेप्शन। मैंने यहां पर ये जो लिखा है PPLE, सेंस ऑर्गन ने तो बस इंफॉर्मेशन दी है। ये 3-4 अलग अलग तरीके की डंडियां और जो भी कुछ मैंने फिगर सी बनाई है, ये फिगर उसने आपके दिमाग तक भेजी है। इस पूरी फिगर का मतलब जो निकला है, जो आपने निकाला है अपने दिमाग में, दैट मतलब निकालना इज कॉल्ड परसेप्शन, द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग आउट ऑफ द इंफॉर्मेशन विच इज प्रोवाइडेड टू यू बाय योर सेंस ऑर्गन। दिस इज परसेप्शन। अब परसेप्शन आप दो तरीके से कर सकते हो। एक होती है टॉप डाउन अप्रोच और एक होती है बॉटम अप अप्रोच।
तो टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है? टॉप डाउन अप्रोच में आप चीज को एज अ होल पहले समझ लेते हो। मतलब कि मैंने यहाँ पर लिखा APPLE, तो सबसे पहले आपने ओवरऑल देख लिया कि अच्छा ये एप्पल लिखा है। उसके बाद आप देखो कि इसमें ए भी है, P भी है और LE भी है। दूसरी होती है बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच इससे बिल्कुल उल्टी उल्टी होती है। पहले आप इसमें स्पेसिफिक चीजों को देखते हो, देन आप चीज को एज अ होल देखते हो। यानी कि पहले आप देखोगे APPLE, फिर देखोगे अच्छा ये एप्पल है। तो टॉप डाउन अप्रोच मतलब चीजों को सबसे पहले एज अ होल देखना, फिर स्पेसिफिक पे जाना। और बॉटम डाउन अप्रोच मतलब पहले स्पेसिफिक देखना, फिर एज अ होल एक चीज को परसीव करना। अब बात आती है परसीवर। अब परसीवर कौन होता है? परसीवर मतलब हम जो कि परसीव कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को। तो हमारी परसेप्शन में काफी सारी चीजें, मतलब हमारी परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करती है, हमें इन्फ्लुएंस करती हैं। हम किसी भी चीज को कैसे परसीव करेंगे, उसमें सबसे पहला फैक्टर तो हमारी मोटिवेशन का आता है। मोटिवेशन मतलब क्या है? ये ना बहुत प्रैक्टिकल सी चीजें हैं, इसे माइंड में ऐसा समझो कि बहुत प्रैक्टिकल चीजें समझ रहे हो जो आपको ऑलरेडी पता है। जैसे एक एग्जांपल अभी मैंने आपको दिया मोटिवेशन का, कि भाई आपकी जो मोटिवेशन है, अभी आपको भूख लगी है, तो कोई भी गोल चीज होगी तो आप उसको खाने की कोई चीज समझोगे। और आपको खुशबू बहुत जल्दी आएगी किसी चीज की, कहीं पर कोई मान लो सेंस है, तो आप बड़ी जल्दी उसे परसीव कर लोगे कि अच्छा यार यहाँ पर खाना बन रहा है, क्योंकि आपको इस टाइम पर भूख लगी है। तो आपकी मोटिवेशन जैसी है उसी तरीके के आप मीनिंग देते हो चीजों को। ये हो गया मोटिवेशन। उसके बाद एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मतलब जिस चीज से आपको जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन होती है वैसे ही आप परसीव करते हो। मान लो सुबह आपकी बेल बजी घर की। अब सुबह सुबह 6 बजे दूध वाला दूध देने आता है आपके घर पे, या फिर लेट से भाई कूड़े वाला आता है कूड़ा लेने। तो वो जो टाइम है, जो किसी भी पर्सन का टाइम है, वो आपके माइंड में एक सेट है एक्सपेक्टेशन। या फिर आपके फादर ने आना है भाई, रात को 8:30-9 बजे के करीब आपके फादर या मदर काम से आते हैं, तो आपके माइंड में सेट है कि अब इस टाइम पर बेल बजी है तो वही होंगे। आप उसी तरीके से परसीव करते हो कि अच्छा वही आए होंगे। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्सपेक्टेशन। हमारी एक्सपेक्टेशंस भी इंफ्लुएंस करती हैं हमारी परसेप्शन को। देन कम्स द कॉग्निटिव स्टाइल। हमारा कॉग्निटिव स्टाइल कैसा है वो भी इंफ्लुएंस करता है हमारी परसेप्शन को। अब कॉग्निटिव स्टाइल दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है फील्ड डिपेंडेंट और एक होता है फील्ड इंडिपेंडेंट। तो फील्ड इंडिपेंडेंट और फील्ड डिपेंडेंट, ये दो तरीके के हमारे कॉग्निटिव स्टाइल होते हैं। फील्ड डिपेंडेंट का यहां पर मतलब होता है कि आप इस तरीके से चीजों को समझते हो कि आप पीछे वाले बैकग्राउंड से मेन इंफॉर्मेशन को सेपरेट नहीं कर सकते हो इजीली। आप मतलब ऐसा नहीं कर सकते। बट जो लोग फील्ड इंडिपेंडेंट होते हैं, वो मेन जो हमारा मतलब बैकग्राउंड है कोई, जैसे मान लो यहां पर ये बैकग्राउंड है व्हाइट वाला एरिया और मेन टेक्स्ट ये ब्लैक से लिखा हुआ है ना, ये आपको पता है। तो फील्ड क्या है और मेन इंफॉर्मेशन क्या है, उससे अगर आप डिफरेंशिएट कर सकते हो इजीली, दैट इज कॉल्ड फील्ड इंडिपेंडेंट। और अगर आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो इजीली, दैट इज कॉल्ड फील्ड डिपेंडेंट। उसके बाद आता है हमारा कल्चरल बैकग्राउंड और हमारे एक्सपीरियंसेस। अब भाई हम किस तरीके के कल्चर से आते हैं, कैसे हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, वो भी ऑब्वियसली अफेक्ट करते हैं हमारी परसेप्शन को। तो ये सब था हमारे परसीवर के बारे में। अब यहां पर एक आता है प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली हम कब चीजों को किस तरीके से परसीव करते हैं, कब कैसा परसीव करते हैं, कोई चीज साथ में है तो उसे साथ में परसीव करते हैं, एक ही परसीव करते हैं, सिमेट्री वाली चीजों को एक साथ परसीव करते हैं, वगैरह वगैरह। ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं हमारी साइकोलॉजी में परसेप्शन के। Gestalt psychology believes that we perceive the world in organized wholes rather than in discrete parts। मतलब कि हम वर्ल्ड को एज अ होल ही परसीव करते हैं, ये गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी मानती है। मान लो यहां पर मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये गैप्स थे, तो ये ट्राइंगल तो नहीं है। ट्राइंगल तो एग्जैक्टली ये चीज होती है ना भाई, ये तो ट्राइंगल नहीं था, बट फिर भी हमने इसे एज अ ट्राइंगल परसीव किया क्योंकि हम चीजों को एज अ होल ही परसीव करना पसंद करते हैं। ये मानती है गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। देन यहां पर आता है गुड फिगर्स का कॉन्सेप्ट और फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन। फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन अभी हमने समझा कि भाई हम फिगर ग्राउंड को सेग्रीगेट करके समझ पाते हैं, ये फील्ड इंडिपेंडेंट जैसा कॉन्सेप्ट है। जैसे यहां पर फिगर क्या है और ग्राउंड क्या है, ये व्हाइट वाला एरिया ग्राउंड है और फिगर हमारी ये मेन टेक्स्ट है जो यहां पर लिखा है।
और गुड फिगर का मतलब सिंपल है, सिंपल फिगर, जो सिंपल चीजें होती है ना हम उसे ज्यादा इजीली परसीव करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा मैं लिख दूं तो आप इसे परसीव नहीं करोगे, सिंपल सा अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूं तो आप उसे ही ज्यादा इजीली परसीव करोगे। तो ये है सिंपल फिगर का रूल, गुड फिगर का रूल। उसके बाद अब जो मैंने बताया कि बहुत सारे तरीके के यहाँ पर आपके पास बेसिकली प्रिंसिपल्स हैं जो लागू होते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी सबसे पहले आता है कि मतलब जो चीज़ें बिल्कुल पास पास हैं, आपस में साथ साथ हैं, उनको हम एज अ होल ही परसीव करते हैं कि ये चीज़ एक ही है आपस में। देन कम्स प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी, जो चीज़ें सिमिलर दिखती हैं हम उन्हें एकदम सेम परसीव करते हैं, सिमिलर दिखने वाली चीज़ों को। जो एक आता है कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी मतलब मान लो मैं यहाँ पर इस तरीके से एक चीज ड्रॉ करूं, ऐसे मैंने यहाँ पर दो चीजें ड्रॉ करी हैं, तो इसे अब हम कंटिन्यूटी में परसीव करेंगे। मैंने तो भाई इस तरीके से कुछ ड्रॉ किया, एक ये वी था ऊपर और एक ये वी था यहाँ पर हम कंटिन्यूटी की वजह से इस वाली पूरी लाइन को एक परसीव कर रहे हैं और इस वाली पूरी लाइन को एक परसीव कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। देन कम्स द प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस, जो चीज स्मॉल होती है ना, जैसे ये बैकग्राउंड हमारा लार्ज है और ये जो हमारा बैकग्राउंड है मतलब कि ये लार्ज है, और जो हमारी मेन फिगर है, जो भी कुछ मैंने मान लो यहाँ पर लिखा है, ये जो टेक्स्ट है ये स्मॉल है कंपैरिजन में, तो स्मॉल चीजों को हम मेन फिगर मानते हैं, बाकी लार्ज चीजों को बैकग्राउंड मानते हैं। देन कम्स प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री, जो चीजें एक सिमेट्री में हो, जैसे ये दो लाइन एक साथ मैंने बनाई है और ये दो लाइन एक साथ मैंने बनाई है, तो जो चीजें सिमेट्री में है हम उन्हें भी एक ही मानते हैं। देन कम प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, मतलब कि जो चीज आप एक तरफ से घिरी हुई हो, जैसे इसमें आपकी बुक में एक पिक्चर है, वो अगर मैं स्क्रीन पर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। आप देख सकते हैं जो चीज क्लोज्ड है, जो चीज आसपास से ढकी हुई है, वो यहां पर ज्यादा क्लियरली आपको दिख रही है। तो ये सारे हमारे यहाँ पर प्रिंसिपल्स होते हैं। सो नाउ द लास्ट टॉपिक इज परसेप्शन ऑफ स्पेस, डेप्थ एंड डिस्टेंस। तो हम जब भी किसी डेप्थ को परसीव करने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम पर दो मेन सोर्सेज का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम क्यूज कहते हैं। वो दो मेन सोर्सेज हैं, बायनॉक्यूलर क्यूज और दूसरे हैं मोनोक्यूलर क्यूज। बायनॉक्यूलर क्यूज दोनों आंखों का जब हम इस्तेमाल करते हैं तब होते हैं, और माइनॉक्यूलर क्यूज हमें एक आंखों से भी मतलब वो चीज़ें हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये जो सारी चीज़ें माइनॉक्यूलर क्यूज में हैं ये सब हम एक आंख से भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और जो सारी चीज़ें बायनॉक्यूलर क्यूज में हैं उसके लिए दोनों आंखों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब मेनली मतलब हम डेप्थ को परसीव करने के लिए जिन दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम क्यूज कहते हैं, और क्यूज दो तरीके के हैं, मोनोक्यूलर बायनॉक्यूलर। मोनोक्यूलर एक आंख वाले, बायनॉक्यूलर दो आंखों वाले। बायनॉक्यूलर क्यूज में सबसे पहली चीज आती है रिलेटिव साइज। रिलेटिव साइज भाई आप सबको इन सारी चीज़ों के बारे में पता है। रिलेटिव साइज मतलब जो चीज़ हमसे दूर होती है हमें लगता है कि वो चीज़ छोटी है, जो चीज़ हमसे पास होती है हमें लगता है कि वो चीज़ बड़ी है। ट्रेन में आपने एक्सपीरियंस किया होगा, दूर वाला पेड़ छोटा, पास वाला पेड़ बड़ा। इंटरपोजिशन का मतलब होता है कि अगर किसी दूसरी चीज़ के ऊपर कोई दूसरी चीज़ आ जाती है, जैसे पीछे ब्लू बैकग्राउंड के ऊपर मैंने ये चला दिया, तो इसमें आपको लगता है कि आपके पास ये रेड वाला है और ब्लू वाला पीछे है। दिस इज इंटरपोजिशनिंग। लीनियर पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि जैसे ट्रेन की पटरियां आपने देखी होंगी, आप जब वो दूर तक जाती रहती है तो आपको लगता है देखने में कुछ ऐसी सी लगती हैं ट्रेन की पटरियां, कि भाई जो पास है वो तो आपके पास है, पर जो मतलब वो तो दूर है एक दूसरे से, पर आगे जाते जाते वो पटरियां आपस में मिल रही हैं, आपस में उनके बीच का डिस्टेंस कम होता जा रहा है। दिस इज कॉल्ड लीनियर पर्सपेक्टिव। देन कम्स एरियल पर्सपेक्टिव। एरियल पर्सपेक्टिव का मतलब ये होता है जो चीज़ दूर हमें बहुत ज़्यादा दिखती है वो थोड़ी सी ब्लूइश सी हमें दिखने लग जाती है। जब कभी आप कोई अच्छा पेंटर देखेंगे, वो भी जब पहाड़ों को ड्रॉ करता है, बहुत दूर के पहाड़ों को थोड़ा ब्लूइश सा उसे कर देता है, ब्लरी सा कर देता है। दैट इज कॉल्ड एरियल पर्सपेक्टिव। लाइट एंड शेड, जो चीज़ लाइट में होती है वो हमें लगता है कि भाई ये चीज़ ज़्यादा पास है हमसे, और शेड वाली चीज़ हमें लगता है कि थोड़ी सी बैकग्राउंड में है और थोड़ी सी दूर है। रिलेटिव हाइट रिलेटिव साइज की जैसा ही पॉइंट है। रिलेटिव हाइट का मतलब होता है कि जो चीज आपको बेसिकली ऐसा लगता है कि मतलब इसमें बस हम हाइट के हिसाब से देखते हैं कि जिसकी हाइट ज्यादा बड़ी है हमें वो चीज दूर लगती है अपने से, और जिसकी हाइट छोटी है हमें वो चीज अपने से ज्यादा पास लगती है।
देन कम्स टेक्सचर गार्डियन। टेक्सचर गार्डियन का मतलब होता है जिस जगह पर ज़्यादा टेक्सचर है, मतलब जहाँ जब कोई चीज़ हमसे दूर जाती जाती है तब तब उसके अंदर की डेंसिटी बढ़ती जाती है, जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रही है। जब दूर आप देखोगे तो वहाँ पर ज़्यादा पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं, हालांकि वो सेम ही है। देन कम्स मोशन पैरालेक्स। मोशन पैरालेक्स का मतलब सिंपल सा है कि जो चीज़ हमसे दूर है वो हमें बहुत धीरे धीरे चलती दिखती है, बट ऐसा लगता है कि हमारे साथ साथ चली जा रही है, जैसे कि चंदा मामा, मतलब चांद जब हम देखते हैं, सूरज जब आप देखते हो गाड़ी से, ट्रेन से जाते हुए, तो लगता है ना वो साथ साथ हमारे चली जा रहा है, और बिल्कुल सेम स्पीड पर, मतलब से बहुत धीरे से, मतलब हमारे साथ, पर साथ साथ पीछे पीछे आ ही जा रहा है। और जो चीज़ सामने है, हमारे पास होते हैं जो पेड़, वो बड़ी जल्दी जल्दी निकलते हैं। दिस इज कॉल्ड मोशन पैरालेक्स। तो इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए एक आंख भी बहुत है, दैट्स व्हाई वी से इट इज मोनोक्यूलर क्यूज। देन कम्स बाइनोक्यूलर क्यूज। इनको एक्सपीरियंस करने के लिए दोनों आंखों की जरूरत हमें पड़ती है। तो रेटिनल डिस्पैरिटी क्या होती है? रेटिनल डिस्पैरिटी का मतलब होता है कि हमारी दोनों आंखों की रेटिना में अलग अलग इमेज बनती है। आंखों के अंदर एक पार्ट होता है रेटिना, आपने पढ़ा होगा ये बेसिक साइंस में। तो रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्म होती है और आपकी दोनों आंखों में अलग अलग इमेज फॉर्म होती है। इसको आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। एक आंख बंद करके देखो किसी चीज को, देन दूसरी आंख बंद करके देखो किसी चीज को, आपको अलग अलग जगह पे वो दिखेंगी। देन कम्स कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस क्या होता है? कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को अपने पास आंखों के लाते जाओगे तो आपकी आंखें अंदर को कन्वर्ज होती जाएंगी। दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंस। दूर लेते जाओगे तो वो नॉर्मल होती जाएंगी, पास लेते आओगे तो आंखें दोनों अंदर को आती रहेंगी। दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंस। देन कम्स अकोमोडेशन। अकोमोडेशन को समझने का सिंपल सा आइडिया भैया, फोकस समझ लो। फोकस क्या होता है? जैसे हम कैमरा में फोकस करते हैं ना, अपने सामने अपने फिंगर रखो, अभी अपने फिंगर को देखो, फिर पीछे स्क्रीन को देखो, फिंगर को देखो, स्क्रीन को देखो। जब स्क्रीन को देख रहे हो फिंगर फेड है, जब फिंगर को देख रहे हो पीछे की स्क्रीन फेड है, फोकस शिफ्ट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड अकोमोडेशन। तो ये कुछ क्यूज थे हमारे बाइनोकुलर क्यूज में, ये तीन आते हैं, मोनोकुलर में ये सारी चीजें आती हैं। देन कम्स परसेप्चुअल कंसिस्टेंसीज। परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी का मतलब कि इतने वेरिएशन होने के बाद भी कई चीजें कंसिस्टेंट रहती हैं। तो जो चीज़ें सेम रहती हैं, उनके इतनी वेरियस तरीके की अलग अलग परसेप्शन, सब्जेक्टिव परसेप्शन होने के बाद भी, उनको हम बोलते हैं परसेप्चुअल कंसिस्टेंसीज। तो इसमें बेसिकली तीन चीज़ें हैं, किसी चीज़ की साइज उसका क्या है, शेप उसकी क्या है, और ब्राइटनेस उसकी क्या है। ये तीनों चीज़ें भी कंसिस्टेंट रहेंगी, हमेशा सेम रहेंगी, हमें माइंड में पता होता है कि भाई क्या ये चीज़। देन फाइनली कम्स इल्यूजन्स। तो इल्यूजन क्या होते हैं? इल्यूजन बेसिकली कुछ गलतियां हैं जो हमसे परसीव करते हुए गलतियां हो गई हैं, जो हमने गलत तरीके से कोई चीज परसीव कर ली है, मिस परसेप्शन, वो होती है इल्यूजन। देन दो इल्यूजन के एग्जाम्पल है। ज्योमेट्रिकल इल्यूजन का एग्जाम्पल है म्यूलर लायर इल्यूजन, वो आपने देखा होगा, इसकी पिक्चर आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, शायद आपके स्कूल वालों ने भी आपको ये करवाया हो। और दूसरा होता है एपरेंट मूवमेंट इल्यूजन, जो कि अगेन एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। ये आज से कुछ टाइम पहले मैंने पोस्ट में भी शेयर किया था। दिस इज कॉल्ड फी फिनोमिना। मतलब इसे हम कहते हैं एपरेंट मूवमेंट इल्यूजन। हमें लगता है कि पिक्चर में ही मूवमेंट हो रही है, हालांकि ऐसा नहीं होता है। तो ये सब इल्यूजन्स के एग्जाम्पल हैं कि किस तरीके से हम गलत तरीके से परसीव कर लेते हैं कई बार अपनी रियलिटी को। उसके बाद लास्ट जो टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, वो है सोशल कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑन आवर परसेप्शन। तो परसेप्शन की हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, तो कई बार हमारी परसेप्शन पर सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस भी हो जाते हैं। मतलब हम जिस तरीके की कल्चर में है, जिस तरीके की सोसाइटी में हम रहते हैं, उसका पार्ट है, उसी तरीके से ही हमारी परसेप्शन बन जाती है। अब जैसे कि जो लोग इग्लूज में रहते हैं, जो लोग स्नो वाले एरिया में ज़्यादा रहते हैं, उसको हम एस्कीमोज भी उन कैटेगरी के लोगों को हम कह सकते हैं, तो उनको बर्फ़ की बहुत अच्छी समझ होती है। हमें लगेगा कि ये बर्फ़ है, पर वो बता सकते हैं कि भाई ये वाली बर्फ़ है, ये वो वाली बर्फ़ है। और प्लस जो एस्कीमोज होते हैं, जो इग्लू में रहते हैं, उनकी एंगल्स को लेकर भी परसेप्शन हमसे बहुत अच्छी रहती है। तो यही सब था आपके चैप्टर नंबर 5 में। आई होप अब आपको अपना चैप्टर 5 भी अच्छे से समझ आ गया हो। सो देन इज योर चैप्टर नंबर 6 विच इज लर्निंग। तो ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल आपका चैप्टर है, क्योंकि इसमें आपको ये समझ आएगा कि हम सीखते कैसे हैं। आप इस चैप्टर में ये लर्न करेंगे कि हाउ डू वी लर्न एंड व्हाट एग्जैक्टली इज लर्निंग। तो सबसे पहला इसका टॉपिक है भाई इंट्रोडक्शन में, मतलब मीनिंग कि होता क्या है, नेचर ऑफ लर्निंग, मतलब क्या चीज क्या होती है लर्निंग। सो लर्निंग में बी डिफाइंड एज any relatively permanent change in our behavior
or at least a behavior potential which is produced by an experience. तो लर्निंग रटना तो है ही नहीं, लर्निंग है कि जब आपने कुछ सीखा है तो उसके बाद आपके बिहेवियर में कोई फर्क आ गया है, दिस इज कॉल्ड लर्निंग। कि अब आप कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं जो पहले नहीं करते थे, या फिर एटलीस्ट आपके अंदर बिहेवियर करने का पोटेंशियल आ गया है जो पहले नहीं था आपके अंदर। और ये सब कैसे आता है? ये सब एक एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। तो लर्निंग कोई भी ऐसा परमानेंट चेंज है जो हमारे बिहेवियर के अंदर आ जाए, या फिर एटलीस्ट हमारे अंदर कोई नया बिहेवियरल पोटेंशियल आ जाए, किसी काम को करने की कैपेसिटी आ जाए जो कि पहले हमारे अंदर नहीं थी। एंड ये सब आता किसी ना किसी एक्सपीरियंस से ही है। चेंजेस ड्यू टू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस which are relatively permanent are the illustratives of learning। मतलब कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं जो कि प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से आते हैं, एंड दीज चेंजेस आर रिलेटिवली परमानेंट। वो हमेशा परमानेंट रहते हैं आपके अंदर। ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर आपने रट लिया है और आप कहो कि भाई मैंने उसे लर्न कर लिया ना, वो लर्निंग है ही नहीं। अगर आप उसे भूल जाओगे, खत्म हो जाएगा वो बिहेवियर आपके अंदर से, तो वो लर्निंग नहीं है। रिलेटिवली परमानेंट होती है लर्निंग। रिलेटिवली परमानेंट मतलब आपके अंदर अब वो समझ आ गई है। मतलब जैसे अभी अगर आपने लर्निंग की डिफाइन समझ ली है, लर्निंग होती क्या है, तो ये आप कभी नहीं भूलोगे अब, क्योंकि आपको ये चीज समझ आ गई है कि भाई कोई परमानेंट चेंज होना चाहिए हमारे बिहेवियर में। तो ये रिलेटिवली परमानेंट चेंज एक होता है जो हमारे अंदर आता है, जो कि एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से ही आता है। यही है इलस्ट्रेटिव्स लर्निंग के मतलब कि दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन लर्निंग, समथिंग विच इज चेंज्ड इन अस। कुछ ना कुछ बदल गया है और अब वो बिहेवियर में या तो पोटेंशियल हमारा आ गया है या फिर पूरा का पूरा बिहेवियर ही नया हमारे अंदर आ गया है, जो कि एक प्रैक्टिस या फिर एक्सपीरियंस से ही हमने पाया है। दिस इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग। आई होप यहां तक चीजें समझ आ रही हैं, सब कुछ आपको क्लियर है। अब आगे बात करते हैं फीचर्स ऑफ लर्निंग के, मतलब जो नेचर की हमने बात करी थी, भाई होती कैसी है लर्निंग। So the first feature of learning that it involves some kind of experience। हर बार लर्निंग में कोई ना कोई एक्सपीरियंस जरूर इन्वॉल्व होगा। बिहेवियरल चेंजेस दैट अकर्स ड्यू टू लर्निंग आर रिलेटिवली परमानेंट। जो भी चेंजेस आपके अंदर आएंगे वो रिलेटिवली परमानेंट होंगे। लर्निंग इन्वॉल्व सीक्वेंस ऑफ साइकोलॉजिकल इवेंट्स। आपके अंदर सीक्वेंस ऑफ साइकोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं। पहले चीज़ों को समझते हो अच्छे से, अच्छा ये चीज़ ऐसी दिखती है, ये चीज़ ऐसी है, फिर धीरे धीरे वो चीज़ आपके अंदर जाती है। एक सीक्वेंस ऑफ साइकोलॉजिकल इवेंट्स के थ्रू गुजरते हो आप। लर्निंग इज एन इनफर्ड प्रोसेस एंड इज डिफरेंट फ्रॉम परफॉर्मेंस। लर्निंग परफॉर्मेंस नहीं है, लर्निंग इनफर्ड प्रोसेस है। मतलब आपके अंदर होने वाली एक प्रोसेस है। कोई बाहर से देखकर नहीं बता सकता है कि आपने ये चीज सीख ही ली है, वो तो परफॉर्मेंस हो गई। अब मतलब आपने लर्निंग कर ली है, अब आपको ये चैप्टर समझ आ गए हैं। चलो अभी तक आपने मान लो चैप्टर 4 और 5 समझ लिया है पूरा, तो अब चैप्टर 4 और 5 आपने लर्न कर लिया है, आपको वो चीजें समझ आ गई हैं, बट परफॉर्म तो आप सिर्फ एग्जाम में जाके करोगे ना, तो वो लर्निंग नहीं है। लर्निंग एक इनफर्ड प्रोसेस है और वो परफॉर्मेंस से अलग होती है, ये हमारे अंदर ही चलती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है लर्निंग। इसके बाद पैराडिग्म ऑफ लर्निंग, मतलब कि कितनी तरीके की होती हैं। इसे आप पैराडिग्म को आप कह सकते हो टाइप्स ऑफ लर्निंग, कि कितने तरीके की लर्निंग्स एक्चुअली में होती हैं। तो लर्निंग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भाई बहुत सारे तरीके की लर्निंग हो सकती है, अलग अलग तरीके से हम चीज़ों को सीख सकते हैं। जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग है वो होती है कंडीशनिंग। नाउ व्हाट इज कंडीशनिंग? कंडीशनिंग का मतलब होता है जब कोई आपको कंडीशन करे। जैसे आपने सुना होगा ना कि आई एम कंडीशनड लाइक दिस। एक रोबोट को कंडीशन करना कि वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसे बिहेव कर ले, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसे बिहेव करे, दिस इज कॉल्ड कंडीशनिंग। कि आपने उसे इसी तरीके से कंडीशन किया है, मतलब कि इसी तरीके से उसे ट्रेन किया है। तो कंडीशनिंग एक सबसे ज्यादा डायरेक्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग को हम कहते हैं कंडीशनिंग, जिसमें हम डेलिबरेटली कोई ना कोई चीज सिखाते हैं। कंडीशनिंग के दो मेजर टाइप होते हैं, एक होती है क्लासिकल कंडीशनिंग, दूसरी होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। देन और भी बाकी सारी आती हैं, अब अलग अलग तरीके की लर्निंग है, बट कंडीशनिंग के दो टाइप होते हैं, एक होती है क्लासिकल, एक होती है ऑपरेंट। उसके बाद ओवरऑल लर्निंग जो है हमारी वो कितने तरीके की होती है?
ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हो सकती है, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये भी लर्निंग के अंदर ही ब्रॉड कैटेगरी में फॉलो करती हैं। देन कॉग्निटिव लर्निंग, देन वर्बल लर्निंग, देन स्किल लर्निंग, ये सारी तरीके की लर्निंग आती हैं लर्निंग के टाइप्स में, पैराडिग्म ऑफ लर्निंग में। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। अब बात करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट में क्या कुछ हुआ था वो सब डिटेल्स आई होप आपको याद होंगी, वीडियो में आपने देखी होंगी जब डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करी है। अगर नहीं देखी है वीडियो तो भाई आई आइकन में वीडियो है ही, आप वो जाकर देख ही सकते हैं। पर अगर याद है तो आपको याद आ गया होगा इस एग्जाम्पल से, बस ये एग्जाम्पल आपने याद रखना है क्लासिकल कंडीशनिंग में। देन ऑपरेंट कंडीशनिंग में आपने ये रैट वाला एग्जाम्पल याद रखना था, जिसमें मेन आइडिया क्या था कि जब वो लीवर खींचता है तब तब उसे फूड मिल जाता था। तो इस तरीके से रीइंफोर्स कर दिया गया उसके अंदर उसका बिहेवियर। तो ये एक्सपेरिमेंट आई आइकन वाली वीडियो में डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको याद आ गया होगा कि ये क्या था। तो बस इसमें यही था कि दो चीज़ों के बीच में एसोसिएशन क्रिएट करके आपको कोई बिहेवियर सिखाया जा रहा। बट इसमें एक चीज है कि हमारे जो रिस्पॉन्सेज हैं यहाँ पर वो इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्सेज थे, मतलब कि सोच समझ कर नहीं कर रहा था डॉग सेलिब्रेशन बेल को सुन के। ये इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स था जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग में होता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में बस इतना सही फर्क है, वहां पर भी दोनों चीजों को एसोसिएशन करवा के ही एक नया बिहेवियर सिखाया जाता है। बट फर्क बस इतना है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में इनवॉलेंटरी नहीं, आपके वॉलेंटरी एक्शंस आपको सिखाए जाते हैं। रैट क्या करता था इसमें, आपको याद आ गया होगा ये वाला एग्जांपल अगर वो वीडियो देखी है तो। रैट क्या करता था, जब जब लीवर को खींचता था तब तब उसे फूड मिल जाता था। तो अब फूड मिलने की वजह से उसने खुद से बार बार लीवर को खींचना चालू कर दिया। तो ये उसका वॉलेंटरी एक्शन था, उसने जानबूझकर लीवर को खींचा ताकि उसे फूड मिले, ये बिहेवियर सिखाया। और स्किनर ने यही हमें कहा था कि जो ऑपरेंट्स होते हैं, ऑपरेंट्स वही बिहेवियर होते हैं जो हम वॉलेंटरली करते हैं, हमारे वॉलेंटरी बिहेवियर्स होते हैं। तो हमें वॉलेंटरी बिहेवियर सिखाने के लिए ऑपरेंट कंडीशनिंग का इस्तेमाल होता है। इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्सेज हमारे अंदर पैदा करने के लिए बाय एसोसिएटिंग टू डिफरेंट स्टिमुलाइज, तब क्लासिकल कंडीशनिंग का इस्तेमाल होता है। तो ये मेजर डिफरेंस था क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग में। दोनों में ही दो चीज़ों को एसोसिएट करके कोई नया रिस्पॉन्स सिखाने की कोशिश करी जाती है। मेन डिफरेंस बस यही है कि ऑपरेंट में वो रिस्पॉन्स कैसा होता है, वॉलेंटरी होता है। क्लासिकल में कैसा होता है, इनवॉलेंटरी होता है। ठीक, यहाँ तक बात समझ आ रही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आती है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होती है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में बेसिकली बहुत सिंपल सी है, जैसे हमारे माइंड में आता ना कि भाई ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होगी, किसी को देखकर सीखना, वही ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में भी होता है। इसे हम कहते भी हैं इमिटेशन। इमिटेट करने का मतलब क्या होता है? किसी को देखकर सीखना, उसे इमिटेट करना, पीछे पीछे उसके रिपीट करना, जैसे हम बोलते हैं नकल उतारना किसी की, दैट इज कॉल्ड इमिटेशन। एल्बर्ट बेंड्यूरा ने अपने कलीग्स के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेट करा था ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पर, और इन्होंने बहुत ही एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम है बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट। बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, ये सब जानने के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर सिंपली गूगल सर्च कर लो बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट क्या था, आपको पता चल जाएगा। इसके बाद आती है कॉग्निटिव लर्निंग। कॉग्निटिव लर्निंग क्या थी? कॉग्निटिव लर्निंग में बेसिकली हमें ये बताया जाता है जब हम माइंड लेवल पर कुछ सीख जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव लर्निंग, मतलब हम माइंड में कुछ चीज सीख गए। तो कॉग्निटिव लर्निंग दो तरीके की होती है, एक इनसाइट लर्निंग और एक लेटेंट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग क्या होती है कि जैसे जिसमें सडनली आपको कोई सॉल्यूशन मिल जाए, जैसे कि इसमें कोलर का एक्सपेरिमेंट आपने याद रखना है जो चिंपैंजीज पे हुआ था, इसमें सडन सॉल्यूशन आपके पास आ जाता है, दिस इज इनसाइट लर्निंग। यहां पर क्या होता है कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था चिंपैंजीज के साथ, कोलर ने चिंपैंजीज को एक पिंजरे में छोड़ दिया और बहुत ज्यादा ऊंची हाइट पर कोई बनाना लटका दिया। बंदरों को भाई केला पसंद होता है तो वो उसको उतारने की कोशिश करने लगे, पर उन्हें नहीं पता चला कि हम कैसे उतारें। तो एक बहुत बड़ा सा डंडा वहां पर रखा था, तो उन चिंपैंजीज को सडनली माइंड में आया कि यार मैं डंडे से अगर मार के निकाल लूं तो वो जो सडनली माइंड में आया, वो डंडा इस तरीके से निकालना, डंडे को मार के निकालना, दैट इज कॉल्ड सडन सॉल्यूशन एंड दैट इज कॉल्ड इनसाइट लर्निंग। मतलब जैसे कॉग्निटिव लर्निंग का एग्जांपल एक ये भी हो सकता है, आप एग्जाम में कई बार आंसर याद करने की कोशिश करते हो, है ना,
कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा है और सडनली कोई एग्जाम्पल आपके माइंड में आ जाता है, वो चीज़ याद आ जाती है कि अच्छा ये सोचा था मैंने। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ इनसाइड लर्निंग, जहाँ पर सडनली कोई सोल्यूशन हमारे सामने आ जाता है। देन दूसरी तरीके की कॉग्निटिव लर्निंग होती है लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग का क्या मतलब होता है? लेटेंट लर्निंग का मतलब होता है कि हमने समझ तो लिया है, माइंड में चीज समझ तो आ गई है, पर परफॉर्म तभी करेंगे जब उसके लिए हमें कोई ना कोई रीइंफोर्समेंट मिलेगी। मतलब आपने सीख लिया है, आप कहो कि मुझे चैप्टर आ गया है, पर मैं एवे ही वेस्ट क्यों करूं भाई, मैं एवे ही किसी को भी क्यों सुनाई जाऊं, मैं तभी लिखूंगा जब मेरा एग्जाम होगा, उससे पहले प्रैक्टिस भी नहीं करूंगा। दिस इज कॉल्ड लेटेंट लर्निंग, कि आपने सीख लिया है बिहेवियर बट उसे कर नहीं रहे हो। करोगे तभी जब रीइंफोर्समेंट उसके लिए आपको मिलेगी। इसके लिए रैट्स पर एक एक्सपेरिमेंट किया था टॉलमैन ने। उसने एक रैट को एक मेज में छोड़ा, मतलब एक मेज बना दी भाई कि यहाँ से यहाँ इस तरीके से कोई रास्ता है आपका, यहाँ से आपने यहाँ तक पहुँचना है। तो उस रैट को मेज के अंदर एक बार उसने छोड़ा और लास्ट में एक चीज का टुकड़ा रख दिया। अब रैट बड़ी मुश्किल से भाई इधर से उधर जाता वो मेज के एंड पर पहुंच गया। उसने देखा भाई यहाँ तो चीज का टुकड़ा था, तो उसने वो बिहेवियर को सीख लिया। बट देन उसने वो चीज का टुकड़ा निकाल दिया। फिर अगली बार जब वो गया उसने देखा यार चीज का टुकड़ा तो था ही नहीं। तो फिर जब तीसरी बार उसने उसे भेजा वहां जाने के लिए, उसने बोला कि चल भाई अब पार कर तू मेज, तो उसने पार नहीं करी। उसने कॉग्निटिव मैपिंग तो बना ली थी, उसको माइंड में मैप बन गया था कि कहाँ से रास्ता जाता है, मतलब वो बिहेवियर सीख गया था, उसको रास्ता सी पता चल गया था कि कहाँ है मेरा एंड और कहाँ तक ये मेज खत्म होती है, किस तरीके से वहां तक पहुंचना है। बट उसने वो शो नहीं किया क्योंकि रीइंफोर्समेंट नहीं मिली। उसे पता था कि आगे चीज का टुकड़ा तो अब है ही नहीं, क्यों करना है मैंने बिहेवियर ये वाला शो। दिस इज कॉल्ड लेटेंट लर्निंग। देन अगली तरीके की लर्निंग हमारे सामने आती है जो होती है वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग क्या होती है? ये बहुत ही सिंपल किस्म की लर्निंग है। दिस इज रिलेटेड टू दी वर्ड्स। जो भी हम लर्निंग हमारी लैंग्वेज रिलेटेड होती है दैट इज कॉल्ड वर्बल लर्निंग। और वर्बल लर्निंग कभी भी डेलिब्रेट नहीं होती, मतलब ज़्यादातर केसेस में डेलिब्रेटली नहीं हमें सिखाई जाती है। जैसे आप अपनी लैंग्वेज एक्वायर कर लेते हो, इजीली आप उसे सीख जाते हो, तो इसमें ऐसा नहीं होता कि हम डेलिब्रेटली ज़्यादातर सीखते हैं इस चीज़ों को। इसीलिए हम कहते हैं कि ये कंडीशनिंग से अलग है, क्योंकि ऑपरेंट और क्लासिकल दोनों कंडीशनिंग में हम जान के अपने क्लाइंट को, अपने सब्जेक्ट को कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, दैट्स व्हाई वी से कि इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कंडीशनिंग। अब इसके अंदर हमने समझा था कि साइकोलॉजिस्ट किस तरीके से अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करके इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो उसमें सबसे पहला था पेयर्ड एसोसिएशन। पेयर्ड एसोसिएटिव लर्निंग मतलब कि किस तरीके से लोग ये सीखते हैं शब्दों को एक दूसरे के साथ पेयर करके। लेट से अपने कोई नई नई लैंग्वेज सीखनी है तो उसमें पुराना शब्द कोई जो आपको आता है अपनी लैंग्वेज का, उसके साथ उसे रिलेट करके आपने याद करने की कोशिश करी। दैट इज पेयर्ड एसोसिएट्स लर्निंग। देन सीरियल लर्निंग। सीरियल लर्निंग एक ऐसा मेथड है जो साइकोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं स्टडी करने के लिए कि भाई किस तरीके से वर्बल लर्निंग काम करती है। तो इस मेथड में क्या होता है कि वो आपको बेसिकली ये चेक करते हैं कि आप किस तरीके से एक पर्टिकुलर सीरियल में किसी चीज़ को याद रख पा रहे हैं या नहीं, और मीनिंगफुल वर्ड्स को ज़्यादा इजीली याद कर पा रहे हैं, या फिर जो वर्ड्स बिल्कुल मीनिंगफुल नहीं है, जो एक पर्टिकुलर फ्लो में नहीं है, उनको कैसे कैसे सीरियल वाइज आप याद कर पा रहे हैं। इसे समझने की एक स्ट्रेटजी होती है सीरियल लर्निंग। देन कम्स प्री रिकॉल। प्री रिकॉल में अब वो आपको काफ़ी सारे वर्ड्स दिखाते हैं और आपको देन कहते हैं कि भाई आपने इसे दोबारा से रिपीट करना है। दिस इज कॉल्ड प्री रिकॉल। इन तीनों मेथड्स के थ्रू वो समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये वर्बल लर्निंग एक्चुअली में काम करती है। देन उसके बाद हमने ये समझा था कि कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं वर्बल लर्निंग के, मतलब किन किन चीज़ों पर वर्बल लर्निंग डिपेंड करती है। तो हमने सबसे पहले इसमें समझा कि भाई लेंथ ऑफ द लिस्ट, कि हमें कितनी चीज़ें याद रखवाने की बात कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। अगर कम शब्द होंगे तो इजीली याद कर लेंगे, ज़्यादा शब्द होंगे तो मुश्किल मुश्किल होगी याद करने में। देन मीनिंगफुलनेस ऑफ द मटेरियल। अब कोई आपको रैंडम शब्द आके बता दे कि भाई आपने याद करना है PCT TCS ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब कुछ भी ऐसे आपको शब्द दे रहा है कि आपने याद करना है और बहुत सारे शब्द हैं, तो आप नहीं कर पाओगे। बट वहीं कोई मीनिंगफुल शब्द हैं, अमन, श्याम, राम वगैरह वगैरह, मतलब इस तरीके से कोई नेम है किसी के, तो भाई ये फिर भी याद हो सकते हैं, मीनिंगफुल चीज़ें हैं वहाँ पर। तो मीनिंगफुल चीज़ें हो तो याद रह जाएंगी, लिस्ट छोटी हो तो इजीली याद हो जाएगी। देन अगर हम उसे कैटेगरी में क्लस्टर कर लेंगे तो भी हो जाएगा कि हमने चलो व्हीकल वाले सारे शब्द एक साथ याद कर लिए, खाने वाले सारे शब्द एक साथ याद कर लिए, इस तरीके से।
देन टोटल टाइम प्रिंसिपल, मतलब कि हमें भाई कितना टाइम दिया गया है इस पर भी डिपेंड करता है किस तरीके से हमारी वर्बल लर्निंग होगी। अगर मैं आपको 15-20 शब्द याद करने के लिए सिर्फ 10-15 सेकंड दूंगा तो आप उसे याद नहीं कर पाएंगे। अगर उसी के लिए आपको 2-3 मिनट दे दिए जाएं तो शायद फिर भी आप उसे याद कर लो। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमने समझी थी। उसके बाद हमने ये समझा कि स्किल लर्निंग क्या होती है। तो स्किल लर्निंग बेसिकली एक ऐसी फॉर्म ऑफ लर्निंग होती है जिसके अंदर हम किसी भी स्किल को सीखने की बात करते हैं। जब भी हम कोई स्किल एक्वायर करते हैं दैट इज कॉल्ड स्किल लर्निंग, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पर मेन बात यह है कि भाई स्किल होती क्या है। अ स्किल इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू परफॉर्म सम कॉम्प्लेक्स टास्क स्मूथली एंड इफेक्ट एंड एफिशिएंटली। इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी भी स्किल को स्किल कैसे डिफाइन करते हैं कि मुझे ये स्किल आती है। फॉर एग्जाम्पल आप कहो कि मुझे कार चलानी आती है। कार चलानी जिसे आती है, जिसके अंदर ड्राइविंग स्किल है, वो पर्सन कार को स्मूथली और एफिशिएंटली चला सकता है। और जिसे नहीं आती है वो ये काम नहीं कर सकता है। तो इसी को हम कहते हैं स्किल लर्निंग, कि किसी स्किल को सीखना, एक ऐसी चीज, एक ऐसी एबिलिटी आपके अंदर आ जाए कि अब आप उस पर्टिकुलर काम को स्मूथली और अच्छे से कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड स्किल लर्निंग। उसके बाद फेजेस ऑफ एक्विजिशन। अब हम किस तरीके से स्किल को सीखते हैं, उसके 3 फेजेस हमें फिट्स ने बताए थे। तो किसी भी स्किल को एक्वायर करने के लिए हमें इन 3 स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है, कॉग्निटिव, एसोसिएटिव और ऑटोनॉमस। कॉग्निटिव का मतलब कि जब हम माइंड लेवल पर पहले किसी चीज को समझते हैं। देन एसोसिएटिव का मतलब कि अब हम उसे काफी सारी चीजों के साथ एसोसिएट करके माइंड में बिठाने की कोशिश करते हैं, उस चीज की प्रैक्टिस करते हैं। देन फाइनली इन दोनों कामों को करने के बाद अगर ये काम हमने अच्छे से कर लिए हैं तो हम अपनी ऑटोनॉमस स्टेज में चले जाते हैं। अब अपने आप वो चीज होने लग जाती है। तो इसके बाद अब आती है कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमें किसी भी स्किल को एक्वायर करने के लिए। तो सबसे पहला फैक्टर होता है कंटिन्यूअस या फिर पार्शियल रीइंफोर्समेंट। अगर आप किसी बच्चे को ये कहोगे कि यार अगर तू पढ़ेगा तो तेरे को चॉकलेट मिलेगी या फिर ये गिफ्ट हम आपको लाकर देंगे वगैरह वगैरह, तो उसकी परफॉर्मेंस इजीली बढ़ाई जा सकती है अगर वो कंटिन्यूअसली उसे आप रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं। बट अगर ऐसा होता है कि आप कभी तो उसे रीइंफोर्समेंट दे रहे हो, कभी आपने उसे रीइंफोर्समेंट नहीं दी है, तो इस केस में भी हमने ये समझा था कि हमारी परफॉर्मेंस डिक्रीज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो बेसिकली कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट यहाँ पर बेटर रहती है। उसके बाद मोटिवेशन। अगर चाइल्ड की खुद की ही मोटिवेशन है, उसने लेट से आईएएस की तैयारी करनी है, उसने किसी भी तरीके के सिविल सर्विस एग्जाम को देना है, या कोई भी उसका बड़ा विजन है एजुकेशन रिलेटेड अपनी लाइफ में, तो उसकी ऑटोमेटिकली खुद ही मोटिवेशन है पढ़ने के लिए, तो वो बच्चा ज़्यादा बेटर पढ़ पाएगा रेदर देन वो जिसका किसी और काम में इंटरेस्ट है। देन प्रिपेयर्डनेस ऑफ लर्निंग। अब मैं अगर ये सारा चैप्टर किसी 5th क्लास के स्टूडेंट को समझाऊं तो वो नहीं समझ पाएगा, बट शायद आप इसे समझ पा रहे हैं क्योंकि आप प्रिपेयर्ड हो ऑलरेडी सीखने के लिए। आपके अंदर वो प्रिपेयर्डनेस है, इस लेवल पर आप हो कि आप इस चीज़ को ग्रास्प कर सकते हो। देन फाइनली आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है, वो है लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज एक तरीके का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, उसे हम नाम देते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज। लर्निंग डिसेबिलिटीज में बहुत सारे अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स आते हैं। बहुत से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी में, मतलब अलग अलग तरीके के लर्निंग डिसऑर्डर्स होते हैं। इसको हम ग्रुप ऑफ दीज डिसऑर्डर्स को हम नाम देते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज। इसके अंदर मेन आइडिया क्या होता है, हर उस डिसऑर्डर में मेन आइडिया ये होता है कि किसी भी बच्चे को किसी भी चीज़ को सीखने में, लिखने पढ़ने की चीज़ों को सीखने में, बोलने में, उसकी रीजनिंग में, किसी भी मैथ्स रिलेटेड एक्टिविटी में दिक्कत होती है। ये लर्निंग का डिसऑर्डर होता है। और लर्निंग मतलब कोई भी लर्निंग की हम बात नहीं कर रहे हैं। लर्निंग मतलब एजुकेशन रिलेटेड लर्निंग, रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स, ये 3 मेन शब्द हैं जो आपने याद रखने हैं। इन 3 मेन चीज़ों में, रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिक्स स्किल्स में बच्चे को दिक्कत होती है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के डिसऑर्डर्स के अंदर। तो उसके बाद हमने ये समझा था कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती क्यों है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ इश्यूज होते हैं उन बच्चों के, इस वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। इसमें कंजक्शन हो सकता है और प्लस इसमें फिजिकल हैंडीकैप, सेंसरी इम्पेयरमेंट या फिर इवन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेडनेस की भी स्टेज आ सकती है। और इसके बिना भी ये हमारे अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। देन फाइनली लास्ट पॉइंट हमने यहाँ पर ये समझना है कि लर्निंग डिसेबिलिटीज क्योरेबल होती हैं। ये गलत है, यहाँ पर नॉट नहीं आएगा। लर्निंग डिसेबिलिटीज आर क्योरेबल, इनको हम ठीक कर सकते हैं एट द अर्ली स्टेज।
शुरुआती टाइम पर अगर आप इसे ठीक कर लेंगे, इसकी ट्रीटमेंट ले लेंगे, तो ये बिल्कुल क्योरेबल होती हैं। देन उसके बाद लर्निंग डिसेबिलिटी के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, वो सारे सिम्टम्स आपके सामने हैं, ये आप पढ़ सकते हो। इन सिम्टम्स को याद रखने के लिए आप एक चीज़ माइंड में रिलेट कर सकते हैं, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया तारे ज़मीं पर जो ईशान जो बच्चा था, आई थिंक ईशान ही उसका नाम था, आई एम नॉट श्योर, बट तारे ज़मीं पर मूवी में डिसलेक्सिया को एक्सप्लेन किया गया है। तो उस बच्चे को जो जो सिम्टम थे वो आप याद यहाँ पर कर सकते हैं और अपने एग्जाम में वो सारे सिम्टम्स को आप लिख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 6, जिसके अंदर ये सारे टॉपिक हमने पढ़े। मेनली इसमें अंदर हमने ये समझा कि कितनी कितनी तरीके की लर्निंग होती है। आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर होगा, मतलब रिवाइज हो गया होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। ओके, सो नाउ चैप्टर नंबर 7, ह्यूमन मेमोरी। अब चैप्टर 7 आपको आपकी मेमोरी के बारे में बताता है और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रैक्टिकल सा आपका चैप्टर था। तो सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट होता है आपको ये बताते हुए कि भाई मेमोरी होती क्या है, इसका मतलब क्या होता है। So memory is the means by which we draw on our past experiences in order to use the information in the present. इस पूरी प्रोसेस को हम मेमोरी का नाम देते हैं, जिसमें हम पास्ट की इंफॉर्मेशन को ड्रॉ करने का मतलब कि अब अपने प्रेजेंट में माइंड में लाते हैं, मतलब माइंड में ड्रॉ करवाते हैं पास्ट की इंफॉर्मेशन। क्यों? ताकि हम आज अपने प्रेजेंट में उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकें। तो मेमोरी क्या है? जिसके थ्रू हम पास्ट इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में लाते हैं ताकि हम प्रेजेंट सिचुएशन में उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकें। अब इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, 3 स्टेजेस से होकर गुजरती है ये मेमोरी की पूरी प्रोसेस। सबसे पहले हम एनकोड करते हैं इंफॉर्मेशन को। जैसे आपने जब ये चैप्टर पढ़ा होगा फर्स्ट टाइम, या अभी भी जब आप सीख रहे हैं, तो आप इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसे माइंड में रजिस्टर कर रहे हैं कि ठीक है, मैं जो भी कुछ बोल रहा हूं आप वो सुन रहे हैं, आपके दिमाग में वो सारी चीजें जा रही हैं, रजिस्टर हो रही हैं कि हाँ भाई कुछ तो आ रहा है माइंड के अंदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनकोडिंग, कि आपने सिंपली एनकोड करी कोई चीज। अब दूसरी चीज होती है, दूसरी स्टेज होती है स्टोरेज की स्टेज। अब आपने उस चीज को रिटेन भी करना है माइंड में, जो भी मैं बोल रहा हूं उसको एक कान से सुन के दूसरे से निकालना नहीं है, आपने इसे स्टोर करना है अपने माइंड में, रिटेन करवाना है, रोकना है अपने माइंड के अंदर। देन फाइनली लास्ट स्टेज आती है रिट्रीवल की स्टेज। अभी के टाइम पर ये दोनों स्टेजेस आपके माइंड में चल रही हैं, बट रिट्रीवल की स्टेज चलेगी जब आप फाइनल अपना एग्जाम लिख रहे होंगे आज से कुछ टाइम बाद। तो रिट्रीवल की स्टेज में आप क्या करते हैं, ये जो आपने रिकॉर्ड करी थी इंफॉर्मेशन, जो आपने माइंड में रिटेन करके रखी थी इंफॉर्मेशन, अब आप उसे रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं। रिट्रीव का मतलब होता है दोबारा से ब्रिंगिंग इट बैक इनटू योर अवेयरनेस, दोबारा से आप उसे अपने माइंड में ला रहे हो। व्हाई? टू यूज दिस इंफॉर्मेशन इन दी प्रेजेंट, क्योंकि उस टाइम पर आपका प्रेजेंट एग्जाम होगा, तो एग्जाम में वो इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, लिखने के लिए मटेरियल भाई चाहिए आपको। तो ये होती है मेमोरी, जो कि इन 3 प्रोसेसेस से होकर गुजरती है, पहले एनकोड, देन स्टोर, देन रिट्रीव इट। देन उसके बाद अब आपके बाकी काफ़ी सारे 3-4 टॉपिक जो आपके आगे चैप्टर में हैं, वो सब कुछ इसी एक पेज पर मैंने क्लब कर दिए हैं, पर इस तरीके से आप बहुत इजीली इस सभी चीज़ों को समझ पाओगे। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपने समझनी है वो है स्टेज मॉडल। स्टेज मॉडल आपको 3 तरीके की आपकी मेमोरीज के बारे में बताता है। आई होप ये डिटेल्ड वीडियो आपने देखी हो, बहुत अच्छे से इसमें ये सारी चीज़ें डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करी थी। अब क्विकली इनको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सेंसरी मेमोरी क्या होती है? हमने ये समझा था कि कोई भी इंफॉर्मेशन सबसे पहले हमारी सेंसरी मेमोरी में ही जाती है हमेशा। आप अपने आसपास बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो। मान लो आप एक मार्केट में हो, मार्केट में आपके आसपास 100 तरह के लोग गुजर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, इधर से 100 तरीके की आवाज़ें आ रही हैं, दूसरी तरफ से और अलग तरीके की आवाज़ें आ रही हैं, उधर से कोई बेल बजा रहा है, सॉरी बेल कह दिया, हॉर्न बजा रहा है, और साथ में कोई कुछ चीख रहा है, उधर से कोई आपके साथ जो है वो भी कुछ आपसे बात कर रहा है। बहुत सी विजुअल्स, बहुत सी अलग अलग तरीके की सेंसेशन, कोई स्मेल, कोई टच, कोई नॉइज आपके दिमाग में जा रही है, आपकी मेमोरी में जा रही है। बट ये सब कुछ जो आप रजिस्टर कर रहे हो, ये सब कुछ आपको 1 सेकंड से ज़्यादा देर तक याद नहीं रहता है। हम बहुत सारी चीज़ें
एक टाइम पर रजिस्टर कर सकते हैं, बट वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारी सेंसरी मेमोरी के अंदर जाता है। मतलब ये वो मेमोरी होती है जो सिर्फ 1 सेकंड से भी कम का टाइम यहाँ पर होता है, जो सिर्फ रजिस्टर होती है और चले जाती है, दैट्स ऑल। अब उन इतनी सारी चीज़ों में से मार्केट में जब आप जा रहे हो तो आप अटेंशन किसी एक आधी चीज़ पर ही दे सकते हो। तो अब उनमें से उस सेंसरी मेमोरी से आपने शॉर्ट टर्म मेमोरी पर जाना है, तो उस काम के लिए आपको किसी भी इंफॉर्मेशन पर देनी पड़ेगी अपनी अटेंशन। अटेंशन कैसी देते हो? सेलेक्टिव अटेंशन देते हो। सेलेक्टिव अटेंशन क्या है वो हमने ऑलरेडी समझ लिया था अपने चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर 5 में हमने समझा था अटेंशन की 2 टाइप, सेलेक्टिव और सस्टेन्ड। सेलेक्टिव अटेंशन वो होती है जिसमें हम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन में से कोई एक सेलेक्ट करते हैं। तो आपने उन इन्फॉर्मेशन में से कोई एक इन्फॉर्मेशन को सेलेक्ट कर लिया। लेट से अभी आप वीडियो देख रहे हो तो आपके आसपास और भी बहुत सारा शोर है, पर आपने बाकी सारे शोर को अवॉइड करके इस वीडियो पर, मेरी वॉइस पर और ये स्क्रीन पर फोकस करना सही समझा, आपने इस पर अटेंशन दी। तो अब ये चीज आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर जा रही है। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है? शॉर्ट टर्म मेमोरी एक ऐसी आपकी मेमोरी है जिसकी कैपेसिटी काफी कम होती है। आप शॉर्ट टर्म मेमोरी में ज्यादा चीजें नहीं रख सकते हो। सेंसरी की कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा थी, जैसा हमने देखा कि बहुत सारी चीजें एक टाइम पर हम रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे मार्केट में बहुत सारे लोग हैं तो सबको आप देखते हो, सबको आप सुन रहे हो, बट अटेंशन में कुछ कम ही चीजें आ सकती हैं, इसकी कैपेसिटी बहुत कम रहती है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि वहां आप मम्मी पापा से अपने बात भी कर रहे हो, साथ में मेरी वीडियो भी देख रहे हो, समझ भी रहे हो टॉपिक ना, ऐसा नहीं हो सकता। किसी किसी चीज को ही आप साथ में लेकर चल सकते हो, बहुत कम चीजों को आप एक टाइम पर अटेंड कर सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं इसकी कैपेसिटी स्मॉल है। देन इसकी ड्यूरेशन 30 सेकंड तक मैक्सिमम जा सकती है। देन उसके बाद हमने समझा कि अब शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी पर किसी इंफॉर्मेशन को लेकर जाना है तो उसके लिए करनी पड़ेगी इलेबोरेटिव रिहर्सल। आपने ये सब चैप्टर समझ लिए थे, तो अभी ये सब सिर्फ आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में है ये सारी चीजें। जब तक इसकी इलेबोरेटिव रिहर्सल नहीं करोगे, इसके मीनिंग को नहीं समझोगे, चीजों के बार बार उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक चीज आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जा सकती। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी की कैपेसिटी अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। एक बार कोई चीज अगर आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले गई तो वो हमेशा स्टोर होकर रह सकती है, अप टू लाइफ टाइम। तभी हम बहुत बेसिक चीजें कभी भी नहीं भूलते हैं, जैसे कि खाना खाए बिना हम नहीं जिंदा रह सकते। ये बात हमें पता है, हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ही स्टोर हो चुकी है। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं, 2 का टेबल आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा चुका है, अब लॉन्ग टर्म आपको याद रहेगा, लाइफ टाइम आपको याद रहने वाला है। तो ये सब चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी एक बार लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले गई तो उसके बाद वो आप उसे नहीं भूल सकते हो। इसकी कैपेसिटी भी अनलिमिटेड होती है, जितनी मर्जी चीजें आप स्टोर कर सकते हो, पर उसके लिए एलैबोरेटिव रिहर्सल करनी जरूरी होगी। अब एक इंफॉर्मेशन को एक तरीके की मेमोरी से दूसरे तरीके की मेमोरी तक कैसे पहुंचाना है, या फिर एक इंफॉर्मेशन को अपनी एक ही मेमोरी के अंदर उसकी कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज करना है, मतलब उसकी ड्यूरेशन को कैसे इंक्रीज करना है, तो उसकी प्रोसेसेस होती हैं कंट्रोल प्रोसेसेस। बेसिकली ये वो प्रोसेसेस होती हैं जो प्रोसेसेस का इस्तेमाल करके हम किसी भी इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक अपने दिमाग में रखने की कोशिश करते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर टाइप की मेमोरी से दूसरी टाइप की मेमोरी तक ले जाने की कोशिश करते हैं। 4 तरीके की कंट्रोल प्रोसेस होती हैं, एक सेलेक्टिव अटेंशन, दूसरी मेंटेन रिहर्सल, तीसरी चंकिंग, चौथी एलैबोरेटिव रिहर्सल। सेलेक्टिव अटेंशन हमने समझ लिया क्या होती है, ये सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी तक इंफॉर्मेशन को ले जाने में हमारी काम आती है। मेंटेन रिहर्सल और चंकिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर अंदर ऑपरेट करती हैं। आपने किसी चीज को चंक्स में बांट दिया, मतलब कि डिवाइड करके अपने नंबर को समझा, अपने फोन नंबर के 4 डिजिट पहले समझ लिए, बाकी 4 बाद में और 2 अलग से समझ लिए। इस तरीके से अगर आप याद करते हो फोन नंबर, दैट इज कॉल्ड चंकिंग। मेंटेन रिहर्सल का मतलब कि जस्ट आप माइंड में किसी चीज को बार 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 रिपीट करी जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मेंटेन रिहर्सल। एक किसी फ्रेंड का नंबर याद करना है आपने, तो उसको बार बार माइंड में रिपीट करी जा रहे हो, रिपीट करी जा रहे हो। ये सब चीजों से क्या होता है कि आपकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है शॉर्ट टर्म मेमोरी की, उसको आप अचीव कर पाते हो। क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी में तो वो सारी चीजें इंक्लूड होंगी जो 1 सेकंड से ज्यादा है, बट 1 सेकंड से ज्यादा मैक्सिमम 30 सेकंड तक लगभग इंफॉर्मेशन को कैसे रख सकते हो, तो वो आप चंकिंग और मेंटेन रिहर्सल को इस्तेमाल करके रख सकते हो। देन शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी पर जाने के लिए जो चीज इस्तेमाल होती है, दैट इज कॉल्ड एलैबोरेटिव रिहर्सल। एलैबोरेटिव रिहर्सल और मेंटेन रिहर्सल में यही फर्क है कि मेंटेन रिहर्सल में आप सिर्फ चीज को बार बार रिपीट कर रहे हो, बट एलैबोरेटिव रिहर्सल में आप उसके मीनिंग को भी साथ में समझने की कोशिश करते हो। देन कम्स
लॉन्ग टर्म मेमोरी की क्या होती है वो हमने समझ लिया, क्या होती है आपको मैंने बता दिया। अनलिमिटेड इसकी कैपेसिटी है और इसमें जितनी मर्जी देर तक आप इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हो, जितनी मर्जी इन्फॉर्मेशन, जितनी मर्जी देर के लिए। उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी मेनली दो तरीके की होती हैं। एक होती है डिक्लेरेटिव, मतलब भाई जो फैक्ट्स वाली चीज़ें हैं, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपका जेंडर क्या है, मेल क्या होता है, फीमेल क्या होता है, मतलब ये सब चीज़ें जो आपको पता है माइंड में, आपकी मेमोरी में जो सारी चीज़ें ऑलरेडी सेट हैं, इंडिपेंडेंस इंडिया को कब मिली थी वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी मेमोरी में डिक्लेरेटिव सेंस में डिक्लेयर्ड, मतलब कोई चीज़ें हैं कि भाई हाँ ये फैक्ट है, ये मुझे पता है। दीज ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डिक्लेरेटिव मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी दो तरीके की होती है, एक एपिसोडिक और दूसरी सिमेंटिक। एपिसोडिक का मतलब होता है कि जिसमें कोई बायोग्राफिकल आपकी डिटेल है या फिर कोई इमोशनल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। इमोशनल इंफॉर्मेशन मतलब कई बार क्या होता है कि हम एग्जैक्टली क्या हुआ होता है वो तो भूल जाते हैं, पर किसी सिचुएशन में क्या इमोशन था वो हमें याद रह जाता है कि मेरा इस टाइम पर बुरा इमोशन था, ये एक फैक्ट मुझे याद रह गया। दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव मेमोरी का एपिसोडिक वाला पार्ट। देन सिमेंटिक, इसका एक और पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी भी डिक्लेरेटिव का ही एक पार्ट है। इसमें हम बेसिकली मीनिंग वाली चीज़ें जो होती हैं, यानी कि जो जनरल अवेयरनेस होती हैं, उनको हम यहाँ पर याद रखते हैं। जैसे जो कोई भी मतलब जनरल अवेयरनेस की आपकी चीज़ है भाई, कि लेट से मछली पानी में ही रहती है, उसके बाहर उसे निकालोगे तो वो नहीं जी पाएगी। हम खाना पानी पिए पिए खाए बिना नहीं जिंदा रह सकते वगैरह वगैरह। जो बेसिक नॉलेज है, जो जनरल हमारी अवेयरनेस है, वो सब सिमेंटिक मेमोरी में स्टोर होती है। उसके बाद प्रोसीजरल मेमोरी। प्रोसीजरल मेमोरी का मतलब होता है कि जहाँ पर कोई प्रोसीजर्स आपके माइंड में सेट हैं, जैसे कि वॉकिंग की प्रोसेस। अब आपने कभी वो सीखी होगी बट आज वो आपके माइंड में स्टोर्ड है कि हमने इस तरीके से चलना है, सीधे स्टैंड रहना होता है, या फिर आपने साइकिलिंग करनी सीखी है, या फिर आपने कार चलानी सीखी है। उन सब के जो प्रोसीजर्स होते हैं, पहले ये फिर ये फिर ये, वो प्रोसीजर्स जब हम याद करते हैं तो दैट कम्स अंडर प्रोसीजरल मेमोरी। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग। तो इस टॉपिक में हम ये समझते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं अपने माइंड में। तो कोई भी इंफॉर्मेशन हम कैसे प्रोसेस करेंगे ये डिपेंड करता है कि हमने उसे किस तरीके से परसीव किया है, किस तरीके से एनालाइज किया और किस तरीके से उसे समझा है। किसी भी चीज को हम प्रोसेस तीन लेवल से होकर ही करते हैं। सबसे पहला लेवल होता है जिसमें हम किसी चीज के फिजिकल स्ट्रक्चर को समझते हैं। लेट से मैंने यहाँ पर ए ड्रॉ किया है, तो ये जो ए है, ये पहले हम इसके फिजिकल स्ट्रक्चर को समझेंगे कि अच्छा यहाँ पर इस तरीके से कुछ तीन डंडे बनाए गए हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। तीन तरीके की लाइंस को मिलाकर ये कुछ चीज यहाँ पर बनाई गई है, मतलब उसके फिजिकल स्ट्रक्चर को हम समझने की कोशिश करते हैं लेवल 1 में। देन हम उसके फोनेटिक साउंड को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो ऐसे तीन डंडे होंगे इसे हम बोलेंगे ए। जो इस तरीके की कोई फिगर है जिसमें इस तरीके का एक डंडा और ऊपर से ऐसे घुमा के कुछ लाइन बनाई गई है, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे बी, इस तरीके से। तो इसके हमने फोनेटिक साउंड को समझा कि कौन सा साउंड कौन सा शब्द प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद हम उसके डीपेस्ट लेवल पर जाते हैं, मतलब थर्ड लेवल पर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग। अब हम इसकी मीनिंग को समझते हैं कि भाई ए क्या है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। ए फॉर एप्पल मतलब ये एक हमारा शब्द है, ए एक अल्फाबेट है, बी एक अल्फाबेट है। इस तरीके से हम इसे अब मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो तीन लेवल पर होकर किसी भी चीज को हम प्रोसेस करते हैं। देन कम्स मेमोरी एज ए कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। मेमोरी एज ए कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस में हमने सबसे पहले तो एक बहुत ही जरूरी चीज समझी थी जिसका मतलब होता है स्कीमास। स्कीमास क्या होते हैं? स्कीमास, ये मतलब एक दो नंबर का क्वेश्चन इस पे बन सकता है साफ साफ सीधा, बटा स्कीमास। तो स्कीमास को हम बोलते हैं एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर इंफॉर्मेशन। मतलब हम जिस तरीके से अपने कंप्यूटर में अलग अलग फोल्डर्स बनाकर रखते हैं कि ये गेम्स का फोल्डर हो गया, ये सॉफ्टवेयर्स का फोल्डर हो गया, ये हमारा वर्क का फोल्डर हो गया, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से हम अपने माइंड में भी अलग अलग फोल्डर्स बनाकर इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। जैसे कि ये साइकोलॉजी की इंफॉर्मेशन हो गई, ये मैथ्स की इंफॉर्मेशन हो गई, ये सोशल साइंस की इंफॉर्मेशन हो गई, ये इंग्लिश की इंफॉर्मेशन हो गई, ये हिंदी की इंफॉर्मेशन हो गई, ये फ्रेंड्स की इंफॉर्मेशन, ये फैमिली की इंफॉर्मेशन, ये ओवरऑल सोसाइटी की इंफॉर्मेशन, वगैरह वगैरह। तो जिस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को माइंड में स्टोर करके रखते हैं उसे हम नाम देते हैं स्कीमास का।
ये होता है स्कीमास। तो अब हमने मेमोरी एज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस टॉपिक के अंदर ये समझा था कि मेमोरी किस तरीके से एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होती है, मतलब कि हम मेमोरी को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। मतलब मेमोरी हमें क्या लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन जैसे हुई, जो सिचुएशन जैसे हुई, एज इट इज हमारे माइंड में वो चीज जाकर स्टोर हो गई, पर ना, ऐसा नहीं है। मेमोरी कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। मेमोरी हमारे माइंड में जाने के बाद भी कंस्ट्रक्ट होती रहती है, धीरे 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 वो बनती रहती है, मतलब कि उसके अंदर चीजें ऐड ऑन होती ही रहती हैं, हम उसे अपने तरीके से ही परसीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी सीन जो आपको याद हो, पुराना, जो आपके साथ कुछ भी पास्ट में हुआ है, कोई भी जो आपने एक्सपीरियंस किया है, उस चीज को एज इट इज आप याद नहीं रखते, वो चीज आपके माइंड में होती है, और आपके माइंड में और जो सारी प्रोसेसेस हैं वो उसे इन्फ्लुएंस करती हैं। मतलब जो एक्चुअल एक्सपीरियंस था और आज जो आपको वो चीज याद है, उसके अंदर फर्क होगा। आपकी मेमोरी आपके माइंड में जाने के बाद भी धीरे धीरे कंस्ट्रक्ट होती रहती है कि भाई उस इंफॉर्मेशन को आपने कौन से स्कीमा के अंदर रखा, पास्ट नॉलेज आपकी उसके साथ अटैच हो जाती है। तो इन सभी कारणों की वजह से हम ये कहते हैं कि मेमोरी एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। ये टाइम टू टाइम हमारे माइंड में भी बार बार बदलती रहती है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है नेचर एंड कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग, मतलब कि हम क्यों भूलते हैं किसी भी चीज को। और हम इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में याद होती है हमें, पर हम भूलते क्यों हैं उसे, फॉरगेटिंग होती ही क्यों है, इसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो फॉरगेटिंग के 3 मेजर कारण हमें बताए जाते हैं, 3 मेजर थ्योरीज के थ्रू। सबसे पहली थ्योरी है फॉरगेटिंग ड्यू टू ट्रेस डिके। ट्रेस का मतलब होता है कि हमारे माइंड में कुछ हमने बेसिकली ट्रेसेस रखे होते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, मतलब वो इंफॉर्मेशन अब आपको याद ही नहीं आ रही है। जैसे कहते हैं ना कि ज्यादा लंबे टाइम तक कोई चीज अगर याद ना करी हो तो उसको भूल जाते हो, इसलिए कहते हैं कि बार बार रीड करते रहना चाहिए। अब आप कहो कि मैंने चैप्टर 1 तो भाई स्टार्टिंग ऑफ द 12th में अपनी समझ लिया था, या फिर चैप्टर 1 आपने समझ लिया था स्टार्टिंग ऑफ द 11th में अपना, तो अब वो आपको याद नहीं रहेगा अगर आपने दोबारा उसे नहीं पढ़ा है तो इसीलिए हम कहते हैं कि बार बार चीज़ों को हमें पढ़ते रहना चाहिए, वरना उसके ट्रेसेस फेड अवे हो जाते हैं हमारे माइंड से। तो सिंपली कोई चीज़ आपको अब याद ही नहीं है, उसके ट्रेस ही आपके माइंड से निकल चुके हैं, उसे हम नाम देते हैं फॉरगेटिंग ड्यू टू ट्रेस डिके। कि उसने उस चीज़ को, बेसिकली इसमें मेन आइडिया ये है कि आपने उस चीज़ को दोबारा से कभी रिवाइज ही नहीं किया, दोबारा से उस इंफॉर्मेशन को कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, तो काफ़ी टाइम से इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल नहीं हुई, इसलिए उसके ट्रेसेस अब आपके माइंड से जा चुके हैं। इस वजह से अगर आप भूलते हो तो उसे हम कहते हैं फॉरगेटिंग ड्यू टू ट्रेस डिके। देन फॉरगेटिंग ड्यू टू इंटरफेरेंस। फॉरगेटिंग ड्यू टू इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि जब आपकी पुरानी मेमोरी या फिर नई मेमोरी, नई इंफॉर्मेशन जो आपको अब आप रिटेन करने की कोशिश कर रहे हो, वो इंटरफेयर कर जाए आपस में। तो ये 2 तरीके से हो सकती है। सबसे पहली होती है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। इसके अंदर वो होता है कि जब कोई पुरानी इंफॉर्मेशन नई इंफॉर्मेशन आपको ना सीखने दे, पुरानी इंफॉर्मेशन नई इंफॉर्मेशन को नहीं आने दे रही है। आपको अपने दोस्त का पुराना नंबर याद है, इस वजह से नया नंबर याद नहीं हो पा रहा है क्योंकि माइंड में ऑलरेडी पुराने वाला ही सेट है। दिस इज कॉल्ड प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। देन दूसरा होता है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, कि आपको अब उसका नया नंबर याद हो गया पर उस वजह से पुराना नंबर आप भूल गए। तो कई बार इंटरफेरेंस की वजह से भी हम भूल जाते हैं। देन फॉरगेटिंग ड्यू टू रिट्रीवल फेलियर। रिट्रीवल फेलियर में हमने ये समझना है कि हमने ये समझा था ना कि मेमोरी के अंदर 3 स्टेजेस होते हैं, तो पहले 2 स्टेजेस तो बिल्कुल कंप्लीट है, आपने रजिस्टर भी कर ली थी इंफॉर्मेशन और अच्छे से आपके माइंड में स्टोर भी थी वो, पर याद नहीं आ रही है, रिट्रीव नहीं कर पा रहे हो। इसका बेस्ट एग्जांपल है जब एग्जाम टाइम में आप लिखने बैठते हो और लगता है कि यार याद तो थी मुझे, क्या था, बस एक बार कुछ याद आ जाए, कोई क्लू मिल जाए मुझे तो मैं लिख दूंगा। दिस इज कॉल्ड रिट्रीवल फेलियर, कि आपके क्यूज ही एब्सेंट हो जाते हैं। मान लो जिस चीज से आपने लिंक करके किसी चीज को याद रखा था वो क्यू ही आप भूल गए हो, दैट इज कॉल्ड रिट्रीवल फेलियर। तो इन 3 चीजों की वजह से हम इंफॉर्मेशन को भूल सकते हैं। उसके बाद एनहेंसिंग मेमोरी। मेमोरी को एनहेंस करने के लिए हम जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड निमोनिक्स। जो स्ट्रेटजीज हम इस्तेमाल करते हैं फॉर इंप्रूविंग आर मेमोरी इज कॉल्ड निमोनिक्स। एम यहां पर साइलेंट होता है पर लिखने में एम आएगा। उसके बाद निमोनिक कितने तरीके के हो सकते हैं, तो निमोनिक हमने तो समझा था ब्रॉडली 2 तरीके के होते हैं, एक निमोनिक यूजिंग इमेजेस, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन। तो इमेजेस के अंदर हम ये समझते हैं कि जब हम अपने माइंड में कोई भी इमेजिनेशन फॉर्म कर लेते हैं, उसके थ्रू किसी चीज को ज्यादा अच्छे से याद करने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड निमोनिक यूजिंग इमेजेस।
जैसे सबसे पहले हमने इसमें समझा था मेथड, कीवर्ड मेथड, कि आपने ये कीबोर्ड लिखा है, ये कीवर्ड है, तो कीवर्ड मेथड हमने ये समझा था कि किस तरीके से हम अपने माइंड में एक कीवर्ड को अटैच करके, उस कीवर्ड के साथ एक इमेज को अटैच करके किसी इंफॉर्मेशन को याद रख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने समझना है, जैसे एक स्पेनिश का शब्द होता है पास्तो। पास्तो का मतलब यहाँ पर होता है ग्रास। पास्तो एक स्पेनिश का शब्द है जिसका मतलब होता है ग्रास। तो आपने अपने माइंड में पास्तो से कीवर्ड सेट कर लिया पास्ता। पास्ता इंग्लिश का शब्द है, हमें पता है पास्ता हम खाते हैं, तो भाई पास्ता आपने रिलेट कर लिया पास्तो से, और उसका मतलब होता है ग्रास। तो अब आपने ग्रास के रिलेटेड कोई इमेज फॉर्म कर ली। लेट से आपने कहा कि घास में से पास्ता उग रहा था। दिस ये इमेज आपने अपने माइंड में इमेजिन कर ली। तो अब अगली बार जब भी कोई आपसे पूछेगा पास्तो का क्या मतलब है, तो आपको ये इमेज माइंड में स्ट्राइक करेगी, अच्छा घास से पास्ता उग रहा है, मतलब कि इसका मतलब था ग्रास। इस तरीके से दिस इज कॉल्ड मेथड, कीवर्ड मेथड। देन मेथड ऑफ लोकी का मतलब होता है कि जब आप अपने माइंड में अगेन इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हो, बट इस तरीके से कि प्लेसेस का इस्तेमाल कर रहे हो। आपको आपकी मदर ने कहा है कि ये सारा सामान आपने लेके आना है, तो आपने ऐसे याद किया कि मदर ने कहा था कि 2-3 आइटम किचन की थी, 2-3 आइटम बेडरूम वाली थी जो मुझे लेनी थी, 2-3 आइटम मेरे स्टडी टेबल की थी जो मुझे लेनी थी। तो आपने इस तरीके से याद किया कि मैं अपने घर के किचन से होते हुए, लेट से किचन का कुछ सामान मैंने लेना है, घर की सब्जियां वगैरह मैंने लेनी है, उसके बाद अपने बेडरूम के लिए मैंने अपना कोई नया तकिया लेना है, बेडशीट लेनी है। देन उसके बाद आप वहां से जाते जाते अपने स्टडी टेबल पर होकर गुजर रहे हो, तो मतलब आपने अपना स्टडी का कुछ काम लेना है। तो आपने प्लेसेस की तरह याद कर लिया कि किचन से होते हुए मुझे बेडरूम से होकर अपने स्टडी टेबल तक का सामान लेने जाना है। इस तरीके से अगर आप याद करते हो, दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ लोकी, जिसमें आप प्लेसेस का इस्तेमाल करके चीजों को याद करने की कोशिश करते हो। देन कम्स मिनिमोनिक्स यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन। आप चीजों को अपने माइंड में ऑर्गेनाइज करके भी आप याद कर सकते हो, जैसे कि सबसे पहले तो चंकिंग ही हो गया, जो हमने अभी समझा ही था कि चीजों को चंक्स में डिवाइड करके आप याद कर सकते हो। कोई बड़ी चीज है, फोन नंबर है, उसे 4, 4 और 2 के चंक्स में डिवाइड करके याद करना, या फिर फर्स्ट लेटर टेक्निक का इस्तेमाल करके याद रखना। फर्स्ट लेटर टेक्निक का बहुत अच्छा एग्जांपल है विबग्योर, जो आपको बचपन से सिखाया गया है। रेनबो के अंदर कौन कौन से कलर होते हैं, वायलेट, ब्लू वगैरह वगैरह, ऐसे विबग्योर आपने याद किया है, तो फर्स्ट लेटर से भी हम याद कर सकते हैं। देन उसके बाद लास्ट टॉपिक आपका था कि किस तरीके से अपनी मेमोरी को इंप्रूव कर सकते हो। तो डीप लेवल आपने प्रोसेसिंग करनी होती है, मिनिमाइज करो इंटरफेरेंस को, मतलब कि इंटरफेरेंस ना होने दो, और अपने आप को इनफ रिट्रीवल क्यूज दे के रखो, ताकि रिट्रीवल क्यूज ना भूलो, क्योंकि याद आना भी उतना ही जरूरी है। रिट्रीवल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ मेमोरी। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। अब अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये वीडियो हेल्पफुल थी या नहीं, और आपके एग्जाम्स में कितने मार्क्स आए, या फिर एग्जाम कैसा गया। एग्जाम खत्म होने के बाद ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मैं भी जाऊँ पानी वानी पीऊँ, बहुत देर से लगातार बोल रहा हूँ। आप भी एंजॉय करो, वीडियो देख ली है तो अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ लेना, और वीडियो तो आपने देख ही ली है, और बस अब थोड़ा सा रिलैक्स करो, इजीली पेपर हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।